ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट्स एंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद प्राइमरली ये था कि वी डिड अ पॉडकास्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी रिसेंटली। मेरी पर्सनली एपेटाइट उससे पूरी नहीं हुई थी बिकॉज आई वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री। उसके साथ साथ लॉट ऑफ यू गाइस कमेंटेड ऑन इट एज वेल कि और इस तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाएं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली येस्टरडे पाकिस्तानी एम्बेसी इन अर्जेंटीना का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो हैक हुआ एंड दिस इज़ द सेकंड मेजर हैक ऑफ ए स्टेट एसेट over the last 1 month. Last was, I believe, in Belarus or somewhere, in Eastern Europe. तो ये बड़ी एक alarming सी situation है. But anyways, for our conversation today, we have Etizaz Mohsin साहब, who's been kind enough to join us. Sir, thank you so much for being part of the show. बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए. So Etizaz is a cybersecurity expert. He's the only Pakistani to have gotten the OSWE certification, which is one of the probably the most prestigious certification in the world. I think only 100 people have it. इसी के साथ साथ he's spoken at over 25 different global conferences on cybersecurity as well. Sir, I'm going to start the conversation just trying to understand, how so from high school till date, what's your journey been like? मैंने अपना हाई स्कूल किया था सिलोरोग से, ये रावलपिंडी में है, और उसी के साथ पढ़ता है असलम फाउंडेशन कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना FSC किया और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से. अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, ये कौन सा साल चल रहा है? 2013 Feb. 13. और ये जब आपने किया था तो वर यू ये आपने बड़ा बाय डिज़ाइन किया था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है? मैंने काफ़ी 3 साल से पहले से मैं काम करता रहा था. अच्छा. मैंने अपनी फील्ड 2009 के एंड में स्टार्ट की थी. अच्छा. हाँ, तो मुझे पता था मुझे क्या करना है. इंटरेस्टिंग. सो हाउ डिड यू गेट इनटू कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर पहली दफ़ा कब आया? व्हाट वाज दैट लाइक? 1997. रियली? इट्स 1997 में पहली बार मैंने देखा उसको. अच्छा. तो मेरा फ्रेंड दूसरे घर में रहता, मैं यहाँ रहता था, तो मैंने पता 2 साल में वहाँ पे अपना हाथ पक्का कर लिया था क्या होता है विदाउट एनीवन टेलिंग मी. ठीक है. उस टाइम तो बड़े कम होते थे, तो हाउ डिड यू मैं हंगू में रहता था, वहाँ तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अच्छा, मतलब हंगू में आपके पास कंप्यूटर आया था? हंगू में मेरे पास कंप्यूटर था और हंगू में ही ये 2000 में मेरे पास P4 था. अच्छा. दुर्भाग्य उसको बोले, जो मर्जी बोलो, ठीक है, बैड लक फॉर मी. इंटरनेट मेरे पास 2009 में आया था. पहली बार मैंने सुना इंटरनेट नाम की कोई चीज़ होती, पता था क्या होता है, लेकिन कॉलिंग कार्ड्स आते थे. तो एक बार हमने कोहार्ड में ट्राई किया लगाते हैं यार, वो याहू का पेज 2 घंटे बाद खुला था, तो वो कैंसिल हो गया. अच्छा, समझ नहीं आई. अब प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या है. फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन बंदा है 17 साल की उम्र में 2003 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की ओपन सोर्स री इम्प्लीमेंटेशन करता है. राइट. ठीक है. उसके बारे में बताऊँगा बंदा कौन है. मतलब उसके पास वो प्रिविलेज था, इंटरनेट था, लोग उसके बारे में बताते थे क्या है क्या नहीं है. तो एक बंदा जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिवर्स इंजीनियर करके इंटरनल स्ट्रक्चर समझ के अपना प्रोग्राम लिख रहा है और माइक्रोसॉफ्ट का ना ट्रोल कर रहा है कि यार ये देखो तुमने बेशक क्लोज सोर्स बनाया होगा, ये उसकी ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है. दैट मीन्स कि यार वो बंदा इस काबिल था. काबिल कैसे हुआ? उसकी कम्युनिटी ऐसी थी, वो प्रिविलेज था, उसके पास वो चीज़ें थी. मेरे पास क्या मसला था कि 97 में मेरे पास कंप्यूटर तो है, ये 2000 P4 तो है. 2008 तक कोहार्ड के अंदर जितनी भी लेडीज़ थी या फिर बच्चे वगैरह लेते थे कंप्यूटर अपने लिए, तो आई वॉज द वन जो मुझसे पूछते थे हाँ भैया विंडोज़ कैसे करनी है. मेरा लेवल ही विंडोज़ का था, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ना बताने वाला कोई था. मुझे याद है 2001-2 में मेरी फैमिली, जो मेरी आप कह लेंगे नाना अबू लोग वगैरह कोयटा में रहते थे, तो मैं अम्मी के साथ वहाँ पे ना छुट्टियों में गया हुआ था और वहीं के पास एक एकेडमी थी, कंप्यूटर एकेडमी. तो मेरी मदर ने कहा कि ठीक है, भाई को बोला कि इसको लगा दो. पहले दिन मैं गया, टीचर मुझे बता रहा, दूसरे दिन उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको मैं पढ़ा रहा था. और ये 2002 की बात कर रहा हूँ, जब मेरी एज आप समझ लेंगे 9 साल होगी हार्डली. ठीक है. तो वो चीज़ें मेरे अंदर थी, लेकिन प्रिविलेज नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था करने वाला. मुझे पता है आरफा करीम मैं भी हो सकता था, लेकिन वो ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे उसको बताने वाले समझाने वाले लोग ज़्यादा थे, एक्सेस ज़्यादा था. तो जब 2009 में आपके पास इंटरनेट आया है तो व्हाट डिड यू स्टार्ट ऑफ विद इनिशियली? मतलब क्या आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया उस टाइम पे? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वो जो लोग करते हैं यूट्यूब देख रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ वगैरह. और क्लास में स्कूल में एक बार किसी बंदे ने कह दिया कि आई वॉज गुड विद कंप्यूटर, तो की समझते थे यार इसको ज़्यादा पता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि यार पहली बार इंटरनेट का नाम सुना है मैंने. तो एक बंदे के मुंह से निकल गया हैक. अब मैं से पूछने लगा था ये क्या हो गया, ये क्या होता है. तो उसने समझा अकाउंट्स हैक होते हैं फेसबुक के. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा चलो इसको देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. सोशल मीडिया पे गया, सर्च करने लग गया. ठीक है. सोशल मीडिया के बारे में इनिशियली मेरे साथ वो सीन नहीं हुआ कि मेरा अकाउंट हैक हो गया तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, वो सीन नहीं था. बस मैं देख रहा था चलता क्या है. वहाँ पे कुछ फेक लोग थे जो आपको वही चीज़ें देते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लो, इससे हो जाएगा. थोड़ा टाइम में समझ आ गई यार ये इससे कुछ नहीं होने वाला, ये अभी फेक इन्फॉर्मेशन है. मैंने कहा अच्छा आगे देखते हैं.
तो फिर वो पाकिस्तान साइबर आर्मी और इंडियन साइबर आर्मी उन चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो गया। तो मैं अभी इस लाइन में चल पड़ा। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली आपके पास बीइंग स्क्रिप्ट के लिए आप उनको फॉलो करते हो। तो 2-3 साल मैंने किया, मुझे समझ आ गया इंटरनेट क्या होता है, सर्वर्स क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा अब क्या करना है, चलो यार सबसे अच्छी चीज़ ये है जो तुम्हें कंप्यूटर के करीब रखेगी, क्योंकि बाकी तो मेरे लिए पढ़ाई जो थी आप ये समझ लें कि मैट्रिक में आई वाज गुड, फर्स्ट ईयर तक आई वाज गुड, सेकंड ईयर में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मतलब कहा कि फ़र्स्ट ईयर अच्छा था, क्यों ये था कि मैंने फ़र्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की अपने लिए ट्यूशन भी रखाई थी, मैंने किसको पढ़ लेते हैं क्योंकि मुश्किल सवर की जाती है। लेकिन हुआ ये कि मेरे 49 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। अच्छा। सेकेंड ईयर में मैंने कहा यार इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम नंबर, कम नहीं थे, 380 थे उस वक्त 2012 में, आई गेस ठीक था। और तो उसके बाद मैंने कहा यार अब सेकंड ईयर अपना वेस्ट नहीं करना पढ़ाई पे, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, और अगर कर भी लो मेहनत तो तुम्हें मार्क्स नहीं आने वाले। लेकिन पता लग गया था कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है उसको देख लेते हैं। तो मैं मज़ीद कंप्यूटर्स के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, इस फील्ड के अंदर मज़ीद देखने लग गया। और उसका ये हुआ कि यूजुअली आपके पेपर्स केमिस्ट्री के होते हैं 100 मार्क्स के, तो सेकेंड ईयर में मैंने 9 नंबर से ज़्यादा लिए नहीं, जानबूझ के। मैंने कहा नहीं इसका फ़ायदा नहीं है, तुम मेहनत कर भी लो तुम्हारे उससे नंबर आने नहीं है, ठीक है। पता नहीं कैसे लेकिन FSC मेरी क्लियर हो गई। अब ये था उसके बाद कि एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी के अंदर, मार्क्स कम थे किसी यूनिवर्सिटी ने, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे लगता है मैंने कॉमसेट्स के लिए अप्लाई किया था और बाकी के एडमिशन्स बंद हो गए थे और एक रिफ़ा बच गई थी। तो मैंने कहा ठीक है रिफ़ा में एडमिशन ले लेते हैं, और मिल गया था मुझे ईज़िली। अब एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था नहीं हमारे। तो सेकंड सेमेस्टर आया, अब मैंने कहा ठीक है अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल पहले कर चुका हूँ, चीज़ों का आइडिया था क्या है क्या नहीं है। सी प्रोग्रामिंग C++ हमने पढ़ना शुरू की। जब सेमेस्टर एंड होने लगा तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमारे टीचर ने रैंडमली सबको प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए। मेरे हिस्से में आया कार पार्किंग सिस्टम फॉर द यूनिवर्सिटी। राइट। अब मैं ख़ुद से सवाल करने लगा हूँ यार मैंने देखा हुआ है गूगल हैक होता है, मैंने देखा है माइक्रोसॉफ्ट हैक होता है, मैंने देखा है वायरसेस ट्रोजन्स कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मैं अब कार पार्किंग सिस्टम बनाऊंगा। तो व्हाट आई डिड, हमारे 8th सेमेस्टर में एक उसका चीता प्रोग्रामर जिसे कहा जाता है वो थे सीनियर और काफ़ी मेरे रिगार्ड करते थे। तो मैंने कहा मैं नहीं करने वाला, अगर आप मेरी हेल्प कर दें। 2 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे FIP कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट बना के दे दिया। मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने सबमिट कर दिया उस चीज़ को, कि मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन मैंने सोचा यार देखो C++ तुमने सीख लिया है, कुछ तो फ़ायदा लो, उससे फ़ायदा उठाओ इसका। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम कमांड लाइन अपने लिए बनाया, और वो था पॉकेट मनी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक घर से पॉकेट मनी मिलती है, पता नहीं चलता था, महीना ख़त्म हो गया पैसे चले गए। तो एक ऐसी चीज़ जो मेरे काम आई, और वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। मैंने कहा यार ये प्रोग्रामिंग तो बहुत मज़े की चीज़ है, इससे मैं अपनी ज़िंदगी आसान बना सकता हूँ। वो दिन था, आज का दिन है, मैंने किसी के लिए कोड नहीं लिखा, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। और यही वजह थी कि जितने भी मेरे सेमेस्टर गए उसमें कोई ऐसा सेमेस्टर का प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें मेरे काम नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4th सेमेस्टर था या 5th सेमेस्टर पे था, हमारी C# प्रोग्रामिंग थी। तो उसके अंदर मैंने बेसिकली अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, udemy.com का आपको पता होगा। सो देयर वाज अ बग, ठीक है, और 1200 लाइन का मैंने कोड लिखा था उस वक्त। बेसिकली जस्ट आपने लिंक उठाना है कोर्स का, मेरे प्रोग्राम में डालना है, और वो क्लाउड के ऊपर आपको सारा प्रीमियम कोर्स डाउनलोड करके दे देगा। अच्छा। सो मुझे याद है 1 टेराबाइट से ज़्यादा की डाउनलोडिंग मैंने की थी, जो कि वेस्ट में गई क्योंकि मैंने उसको दोबारा खोल के देखा भी नहीं। लेकिन ये था कि वो चीज़ें थी। उसी तरह एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सीखी, तो उस ज़माने में PTCL के राउटर्स के अंदर एक बग आता था कि मैक के अंदर से आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड निकाल लेते थे और कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज भी नहीं करता था। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप पूरे जहाँ भी घूम रहे हैं, यानी जिस कम्युनिटी में मैं रहता था, तो बहुत ज़्यादा घर थे, और उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ये डाटा ले सकें मोबाइल के लिए। तो यूजुअली मैं बाहर निकलता नहीं था, उधर ही घूम रहा होता था। तो वो मोबाइल आपके हर 1 सेकंड के बाद, अगर आपका वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, तो वो जाके उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके आप मोबाइल कनेक्ट कर देगा। इंटरेस्टिंग। सो कोई भी करीब का वाईफाई ढूंढेगा, कोई भी, और वो ढूंढ के जो है ना उसको डिफ़ॉल्ट जितने भी आसपास एक्सेस पॉइंट्स हैं वो देखेगा किसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है, जिसका भी लगा उधर कनेक्ट कर देगा। और मज़े की बात ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 20 मिनट लगते हैं पूरी कम्युनिटी के चक्कर, कॉलोनी के चक्कर लगाने में, तो मेरा कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सबके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते थे। इसी तरह फाइनली प्रोजेक्ट आ गया मेरा। तो इनिशियली 7वें सेमेस्टर में मेरा जो कहते हैं ना आपका जज्बा काफ़ी हाई होता है, यार ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत अच्छा मैंने वो दे दिया था उनको। आप क्या देते हैं इनिशियली उनको,
जो बताते हैं कि मैं ये बनाऊँगा। हाँ, वो एक सॉर्ट ऑफ इनिशियल ब्रीफ टाइप की जो होती है। हाँ, तो मैंने उनको कहा यार मैं बना रहा हूँ आपके लिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पोर्टल, ठीक है। और उसमें मेरी मतलब जज्बा बहुत हाई था, ठीक है, आज तो जोश वाला सीन था कि वेरी हाई। लेकिन 7वां सेमेस्टर गुजर गया, उसमें आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसमें कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, नेट से मिल गया सब कुछ। फिर 8वां सेमेस्टर भी इसमें आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उस चीज़ के लिए। 4 दिन रह गए थे इंटरनल के लिए, सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। मैंने FIP को हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने कहा आप क्या करें, अकेले कर रहे थे या ग्रुप के साथ कर रहे थे? मैंने कभी किसी के साथ नहीं करने, और मैं किसी के साथ काम इसलिए नहीं करता था, मैंने किसका नुकसान हो जाएगा मेरी वजह से। तो मुझे इतना पता था यार, मुझे अपने तरीके से काम करता हूँ, वो बेचारा समझेगा यार शायद ये कुछ और ही है, उसका दिल नहीं है काम करने का। तो मैं बाकियों को देख रहा हूँ, सब अपनी वो फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं, सब ठीक है कि नहीं। अब मैं जिसने खोला भी नहीं था अभी तक, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा ऑनलाइन इस तरह की सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनका जो टेम्पलेट था उसको उठाया, 2-3 स्कैनर्स जो ओपन सोर्स उनको इंटीग्रेट किया, ठीक है, और एक अच्छी सी शक्ल से FIP बना के मैंने प्रेजेंट कर दिया, और एवरीवन वाज लाइक वाह। और मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि जब मैं अपना इंटरनल दे रहा था अपनी फैकल्टी के सामने, तो वहाँ पे एक टीचर मुझे कहते हैं यार ये काम भी करता है कि नहीं। मैंने कहा अभी आपको डेमो दे देता हूँ। उनके पास जो उनकी ग्रुप था जिनसे उन्होंने काम करवाया था, कहा ये URL है, इसको स्कैन करके दिखाओ। मैंने उसी वक्त स्कैन पे लगा दिया उसको। फर्स्ट में SQL इंजेक्शन निकल आया जिसके थ्रू हमने एडमिन पोर्टल बाईपास करके दिखाया, और हर एक बंदा सोच रहा था ये क्या हो गया। वहाँ पे कुछ टीचर्स थे मतलब जो कि आपको समझते हैं यार ये एम ही बातें करता है सिर्फ ही, वो तो कहते हैं ना तारीफ़ हो जो दुश्मन करे आपकी। उस दिन वो वाला सीन हुआ था मेरे साथ। लेकिन मेरे केस में ये था कि यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरे टीचर्स जो थे ना, वो मुझे इनिशियली समझ गए थे कि यार ये लड़का कुछ है, ठीक है, इसका बोलने का तरीका या इसका बात करने का तरीका, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट साथ यूनिवर्सिटी में जो मैंने टीचर को मुंह पे बोला कि मैं ये नहीं पढ़ सकता, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मत। अच्छा, 6 महीने हो गए हैं, उन्होंने मुझे ग्रेड दिया कि ठीक है। और यही वजह है कि मैं अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा। यानी कि बाकी केसेस में आपने ये सुना होगा काफ़ियों से कि टीचर उनके साथ जो है ना कहते हैं यार तो मेरे साथ तो ये हुआ है, क्योंकि मैं आई वाज अहेड ऑफ द कर्व फ्रॉम माय ओन यूनिवर्सिटी, और मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था उस टाइम के ऊपर। मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं उस टाइम के ऊपर जो है वो मीडिया में आ रहा होता था, सारा कुछ होता था, और मेरी यूनिवर्सिटी वाले मेरे मतलब वो कॉन्स्टेंट इस पे होते थे कि यार तू फेलियर है ज़िंदगी में, बिकॉज तुम कंप्यूटर साइंस का कोडिंग नहीं कर रहे बैठे हुए थे, तुम तो सबसे बड़े फेलियर हो इस दुनिया में। मैं उनको कह रहा था यार कंप्यूटर साइंस इज़ लाइक, I mean, it's something that I would love to learn, but maybe I don't want to pursue it as a career. But वो मेरी कॉन्वोकेशन जो थी, मैं कंप्यूटर साइंस के बैच का सेम डे ग्रेजुएट करने के बावजूद उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ग्रेजुएट किया, और मेरी तस्वीर भी उनके साथ खिंचवाई जस्ट टू सॉर्ट ऑफ स्पाइट 15-20 मिनट आगे करके। तो ये आपकी बात बहुत ही मतलब मैं तो दिमाग घूम गया, ये आप जो बात कर रहे हैं मुझसे। मेरे इस तरह अंदाज़ा लगाएं, मेरे जैसे मैं ग्रेजुएट किया हूँ जैसे मेरे सारे भाई ग्रेजुएट किए हैं, मेरे 3 बड़े भाई सारे के सारे, और बड़े पुराने। तो जिस टाइम पे जो इस वक्त उस टाइम पे फास्ट के जो डायरेक्टर्स थे, HODs थे, फास्ट से ग्रेजुएट किया हूँ मैं, तो वो सारे के सारे मेरे भाइयों को पढ़ाया करते होते थे, उनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था मेरे भाइयों का। तो मेरे दरमियान वाले भाई हैं, उनकी वो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट में थे, सियाटल में, उनकी शादी थी उधर ही। तो मैं उनके पास गया अपने HOD के पास, मैंने कहा सर मुझे शादी पे जाना है, 2 हफ्ते के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा ट्रिप नहीं मार रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मुजाहिद की शादी हो, मुबारक को चले जाओ। चला गया, जब वापस आया, अच्छा मैं उस वक्त मेरे ग्रेड्स ऐसे जा रहे थे कि आई वाज अहेड ऑफ एवरीथिंग, मैं था इजी सीन है मैं करूँगा। वापस आया हूँ, मुझे आकर उन्होंने 4 कोर्सेज में फेल कर दिया अटेंडेंस के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी बस आप जी आउट हैं, और मुजाहिद की शादी होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई हम तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने इस के बारे में। और मतलब बंदा कहता है कि यार आप या तो आप मुझे एग्ज़ाम देने दो ना, अगर तो मुझे नहीं समझ आएगी, बट जस्ट द आइडिया कि ये हमारे निज़ाम में अगर अटेंडेंस है तो अटेंडेंस है, हमसे पढ़ेगा तो ये आगे जाएगा, वो थिंकिंग थी। और व्हाट यू सेड इज आई मीन दैट्स जस्ट एम्पावरमेंट ऑन अनदर लेवल के यार, अगर लड़का खुद से कर सकता है तो क्यों उसको फालतू में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। हाँ, मैं थैंकफुल टू देम। दो मेरी फील्ड बिल्कुल अलग थी, अगर उनको समझ नहीं भी आती थी, लेकिन वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि यार गुड जॉब और आगे करते रहो। तो मैं समझता हूँ अगर टेक्निकल तौर पे उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की, लेकिन कहते हैं ना मोटिवेशनल तौर पे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, जिसकी वजह है कि जब मेरा बेटा हुआ था
तो मेरी फीमेल टीचर मेरे घर मुबारकबाद देने आई थी, और ये यूजुअली क्लोज टू इम्पॉसिबल बात है, कोई नहीं आता। तो वही मैंने उनको रिस्पेक्ट दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट किया था कि यार ठीक है आप करो जो करना चाहो। और एक और मज़े की बात, यूजुअली आपका जो सुपरवाइज़र होता है FIP का, ठीक है, वो आपको बोलेगा हर रोज़ आना है मेरे पास, दिखाओ क्या काम है। मेरे केस में ये था कि जब 7वां सेमेस्टर एंड हो रहा था, तो मैं शायद पहले दिन उनसे मिलने गया था, ठीक है। तो मुझे उन्हीं के साथ जो बाकी लड़के दूसरे ग्रुप में काम कर रहे थे दूसरे, तो वो एकदम मेरे पास आके कहते यार सर समीर कह रहे हैं कि यार चलो कुछ दिखाना नहीं है, कोई बात नहीं, सलाम करने तो आ जाया करो, ठीक है। फिर 8वें सेमेस्टर का जब इंटरनल होने वाला था, तो अब 6-7 महीने बाद उनकी शक्ल दिखा रहा हूँ अपनी, अब मैंने प्रोजेक्टर सेट कर रहा हूँ सर, तो मुझे आके कहते हैं तो कुछ किया तो है ना। मैंने कहा टेंशन ना लें सर, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। तो सब कुछ अच्छा गया, यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ थी जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना बच्चों को बताया नहीं जाता, इवन साइबर सिक्योरिटी फील्ड जब मैं कर रहा था, दैट वाज मोर लाइक ब्लैक हेड थिंग, ठीक है। उसमें करियर का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमने देखा था, पढ़ा था कि हमसे पहले के जो लोग थे वो या तो अरेस्ट हुए थे FIA के हाथों, और उन्हीं के ब्लॉग्स पे लिखा होता था कि यार ये जो काम कर रहे हैं ये मत सोचें कि आपका फ्यूचर बहुत लाइट होने वाला है, ब्राइट होगा और आप आगे जाएंगे कुछ कर पाएंगे। इवन यूनिवर्सिटी में भी कोई बताने वाला नहीं था। तो मेरे लिए ये था यार क्या करूँगा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने मज़े के लिए कर रहा था, यार मेरे कंप्यूटर पसंद है, ठीक है। 6ठे सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर में मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखा था यार फ्रीलांसिंग के बारे में कि कुछ होती है। तो उसको को बंदा DVD बेच रहा था, फाइवर का आई गेस, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अपने भाई के लिए, छोटा भाई जो था, मैंने उसके लिए वो DVD मंगवा ली, उसने तो नहीं देखी, मैंने देख ली। लकीली आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन freelancer.com फॉर $30। वो करने के बाद उसने मुझे $70 टिप दी। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो तकरीबन अगले कुछ महीने या कह लें साल तक मैंने फ्रीलांसिंग कर रहा था, और आखिरी सेमेस्टर तक मुझे ये आइडिया हो गया था यार दिस इज़ गुड। फॉर एग्जांपल मैं हार्डली 3-4 दिन काम करता था, 50,000 रुपये मैं ऐसे ही कमा लेता। और मैंने आपको कहा ना, मैंने कभी किसी प्रोग्रामिंग नहीं की, वो आज तक अपने लिए कर रहा हूँ। यानी मिसकन्फिगरेशन है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, ओके, किसी कोई चीज़ इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फॉर एग्जांपल आपको 1 पेजर वो चाहिए था, गेटवे चाहिए जिस पर आपकी प्रोडक्ट और बंदा पेपाल के थ्रू उसको परचेज़ कर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हार्डली 2-3 घंटे में या फिर एक दिन में आप कर ले, तो बड़ी चीज़ मैं करता नहीं था। तो मैंने कहा यार 1 हफ़्ता मुश्किल से काम करता हूँ, नहीं हफ़्ता ज़्यादा बोल दिया, 3-4 दिन ज़्यादा, 50,000 रुपये। तो मैक्सिमम मैंने जो अर्न किया था वो 80,000 था 7 दिन में काम करके, इससे ज़्यादा मैं करता नहीं था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा यार 1 महीने में इतना कमा ले तो मेरे लिए बहुत है। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे फादर बाहर होते हैं, उन्होंने मुझे कहा ठीक है वेकेशन के लिए आ जाओ, ठीक है। मैं बाहर गया, सभी मेरा UAE में जॉब करने का कोई मूड नहीं था। मैंने कहा नहीं, आराम से ज़िंदगी है, अपना कमा रहे हैं, किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। एक दिन एक मीटअप हुआ, ठीक है, और इंडिया के सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे कुछ, वहाँ आए हुए थे, और मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। दोस्त था मेरा राफे बलोच, प्रोबेबली हर्ड अबाउट हिम, बिल्कुल। तो सामने एक बंदा बैठा था प्रतीक के नाम से, तो राफे मुझे कान में बोलता है इसने OSCE किया हुआ है, ठीक है। मैंने OSCP का सुना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ ये है क्या, इसराइली बेस्ड कंपनी है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, ठीक है। हमने पहले EC काउंसिल का नाम सुना था, दे सेल यू थ्योरी, उसको अब ये कह लो कि यार EC काउंसिल क्या? EC काउंसिल एक आप कह लें बॉडी है, सर्टिफिकेशन बॉडी है, जो आपको साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस करवाती हैं। फॉर एग्जांपल सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, ठीक है, ये उनकी तरफ से है, और उसमें मोस्टली थ्योरी है या फिर टूल्स हैं, वही आपने करने होते हैं, ठीक है। ऑफसेक अलग चीज़ है, उनका जो ओनर है वो अलग में एक बला थी अपने टाइम की। तो उन्होंने कहा ठीक है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी के नाम से उन्होंने कंपनी लॉन्च की। और सबसे पहला कोर्स जो उन्होंने लॉन्च किया था गेस दैट वाज OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है, ठीक है। और ये एक कह लेंगे ना मार्केट में ऐसे आया कि सारी जो पीछे सर्टिफिकेशन की बॉडीज़ थी, कंपनीज़ थी, वो साइड पे होगी, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो अपन टेस्ट परफॉर्म करते थे अपने करियर में, उसकी बेसिस पे उन्होंने लैब्स बनाई, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कंटेंट जनरेट किया जो टॉप नॉच था बिल्कुल, और आगे, ठीक है। मज़े की बात, आपको कंटेंट देते हैं वो लोग, आप गाइड पढ़ लेते हो, वीडियोस देख लेते हो, लैब्स में कोई हेल्प ही नहीं है, कोई हिंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जो मैं कर रहा था 40 मशीनें थी, आपको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप अपने मॉडरेटर से या फिर जो उन्होंने आगे लोग हायर किए हुए थे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को कोई हेल्प चाहिए, तो आगे से कहते हैं ट्राई हार्डर, ये आपको जवाब मिलता है। आगे से तो बंदा कहता है मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो मतलब पेनफुल, आपका दिमाग फटने लग जाता है एक हद तक। और ये सबसे आसान सर्टिफिकेशन है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन सीरीज़ में।
मैंने नहीं की थी। मुझे याद है पाकिस्तान में नवेद अंसारी, मैंने सुना था वो पहला बंदा है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मैं सेकंड हूँ, मुझसे पहले भी एक बंदे ने OSCP पास किया था। मज़े की बात, OSCP क्लियर करना बहुत टफ है, इट्स नॉट ईजी। तो राफ़े कहता है यार इस बंदे ने OSCE किया हुआ है। मैंने कहा यार OSCP सुना है बहुत मुश्किल है, सी कैसे कर लिया इसने। चले मज़े की बात, वही प्रतीक आज ब्लैक हेड में ट्रेनर है। अच्छा, वेरी बिग डील। तो वापस पाकिस्तान है और मैंने कहा चले ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने रजिस्टर किया OSCP के लिए, 1 महीने के अंदर क्लियर हो गया। दोबारा कुछ दिन बाद रजिस्टर किया CE के लिए, 1 महीने के अंदर CE किया। मैं वाहिद बंदा हूँ जो कह सकता है कि मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने ये 2 सर्टिफिकेशन 2 महीने के अंदर की है। अच्छा, ना यूजुअली लोग 1 साल में एक करते हैं, दूसरे में दूसरे पे जाते हैं। राइट, ये करने के बाद हुआ कुछ यूँ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया। अभी तक मैं भी सुना है फ्रीलांसिंग है मेरे लिए, मुझे क्या करना है। राइट। और 2017 चल रहा है इस टाइम। ये इस वक्त 2017 चल रहा है, राइट ठीक है। अगस्त का महीना है, 30 अगस्त मुझे अपना रिज़ल्ट मिल गया OSCE का, ठीक है। OSCE आप कह लेंगे फादर ऑफ OSCP ऐसा कहा जाता है, तो मुश्किल है वो, उसका कंटेंट डिफरेंट है बिल्कुल। लिंक्डइन अपडेट की, नेक्स्ट डे कॉलें आना शुरू होगी जॉब्स की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो मैंने रियाद में प्रोटिविटी करके, ये भी मेरे ख्याल से बिजनेस ऑडिटिंग फर्म है आई गेस, उनकी तरफ से मुझे ऑफ़र आई। और साथ में मुझे कतर से एक और जगह से ऑफ़र आई, एंड दैट वाज कतर नेशनल सर्ट, ठीक है। इट्स नॉट अ कंपनी, ये पूरा इदारा है जो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को देख रहा होता है, राइट, ठीक है। और जिस एज में लोग अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं, मुझे इनिशियली 10 साल का जंप मिल गया था अपने करियर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना यूजुअली आपको 8, 9, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, राइट, और वहाँ से मैं सब कुछ पीछे छोड़ के इस फील्ड के अंदर अब आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो और यू मूव टू कतर फ्रॉम पाकिस्तान से मैं कतर चला गया पाकिस्तान था। कतर चले, कितने से आप वहाँ रहे? मैं 2.5 साल रहा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट जंप? मैं वहाँ से सिंगापुर चला गया। ठीक है, सिंगापुर से मैं बहुत जल्द वापस आ गया था क्योंकि मुझे जगह पसंद नहीं है। सिंगापुर में हुआ यू वर्किंग विद सेक कंसल्ट, राइट, यूरोपियन कंपनी थी, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कंपनी। हाँ इसी को डील करती थी, तो कंसल्टेंसी थी। मुझे वो काम पसंद भी नहीं है, दूसरी बात मुझे जगह नहीं पसंद आई बहुत। मतलब आप मिडल ईस्ट को अगर आप फास्ट मूविंग कंट्रीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करें ना, तो जो यहाँ रह चुका है वो कहीं और नहीं रह सकता, क्योंकि कतर में आपको ये होगा यार सन्नाटा है, सुकून है, 1 किलोमीटर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा कॉर्निश पे। वहाँ पे ये है कि आप चल रहे हो तो आपको लग रहा है दुनिया मेरे साथ चल रही है। आप मेट्रो में हैं तो शायद आपको बैठने की जगह भी नहीं मिली पूरी राइड पे। राइट, मैंने कहा ये कौन सी ज़िंदगी है, और ये बेचारे कैसे ज़िंदगी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो खैर वहाँ के लोकल से ही जाना, तो कहते हैं ये सब इसके आती हैं, आप लोग के यहाँ से वहाँ पर ज़िंदगी से और तरीके से गुजारी जाती है। और वापस डायरेक्ट नहीं आया था, मेरे पास एक और ऑप्शन थी ऑस्ट्रेलिया की उधर। मैंने कहा चलो ठीक है वापस चलते हैं, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। राइट, कोविड था पीक पे उस वक्त, ही मैं अक्टूबर लास्ट ईयर बात बता रहा हूँ, अक्टूबर 2020 की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऑस्ट्रेलिया वाली चीज़ हॉल पे चली गई कि नहीं अभी वीज़ा वगैरह। मुझे रियाद से ऑफ़र आ गई, सऊदी टेलीकॉम कंपनी, जो कि सऊदीया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आफ्टर सऊदी अरामको। राइट, साल मैंने वहाँ गुजारा, और अभी मैं गया नहीं था वहाँ पे, बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। रिमोट नहीं था, बेसिकली ऑन साइट ही थी, लेकिन वो ट्रैवल बैन की वजह से मुझे प्रिविलेज मिल गया कि आप घर से काम कर लें। तो तनख्वाह ऑन साइट की मिल रही थी और काम जो है घर से हो रहा था। हाँ बहुत तनख्वाह मिल रही थी, बहुत तनख्वाह मिल रही थी। मैंने एंजॉय किया 1.5 साल घर पे बैठ के। और अब जब वो कह रहे थे कि आ जाओ, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है 1.5 साल घर में रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कतर चला गया था होम सिकनेस वाज इट पीक। एंड you're married and you have a kid as well obviously, so नहीं उस टाइम पे नहीं, जब मैं गया था उसके 8 महीने बाद मेरी शादी हुई थी। नहीं अभी जब आपका ये रियाद में हाँ जाना रियाद में जो थी अभी डेफिनेटली मेरी उस वक्त शादी हो चुकी थी और उस वक्त मेरा बेटा था। राइट, तो मैंने कहा यार ये मुश्किल हो जाएगा, अब ऐसा कर लेते हैं, प्रोफाइल बहुत अच्छी सेट हो चुकी है, ठीक है, अब ऐसा करते हैं अपने लिए कुछ और देखते हैं। ऐसा थिंक ओके चलो कहीं और चलते हैं। मेरे पास ऑप्शंस अक्सर आती रहती हैं, इससे पहले भी यूके से मेरे पास ऑफ़र थी, तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं यार घर से काम चल रहा है, कौन जाएगा यूके। तो वो करने के बाद जनाब मैंने यूके में मेरे उसी टाइम जब उन्होंने बुला रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना, ओके दैट वाज ओवर। मेरी यूके में 1 दिसंबर से भी चल रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ और सीखी, मैंने कहा यार जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसल्टेंसी करने की ज़रूरत है, ठीक है। सभी मैं 2-3 कंपनीज़ के साथ वहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और होपफुली बहुत जल्द वहाँ पे मूव हो जाऊँगा। राइट, चलें, ज़बरदस्त, साउंड्स गुड। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा जो ये OSCP एंड OSCE, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? OSCP stands for Offensive Security Certified Professional. Right. Okay, it's like a very difficult baby certification.
राइट. इसके बाद आता है आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड एक्सपर्ट. इसके बाद अगर आप डिफ़िकल्टी वाइज देखना चाहते हैं तो उसके बाद आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी वेब एक्सपर्ट. राइट. और सबसे मुश्किल इस इंडस्ट्री के अंदर जो मानी जाती है सर्टिफिकेशन की, जिसको करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, मैं तो ये कहूँगा दैट्स ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सप्लॉयटेशन एक्सपर्ट. अब बात ये आती है क्यों. इसमें आपको वो सिखाते हैं, वो RDX बनाना सिखाते हैं जो पेगासस के अंदर यूज़ हुआ है. राइट. ठीक है. और उसको हाउ मेनी पीपल हैव डन दैट इन द वर्ल्ड? आई गेस लेस देन 100 एज़ पर द इंस्ट्रक्टर्स. जब मैं ब्लैक हैट सिंगापुर गया था ट्रेनिंग लेने के लिए तो मैंने उनसे पूछा था. उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली 25 सीट्स होती हैं पर ईयर, और उसमें भी हार्डली 5 लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं. आप यहाँ से मतलब जो इवन अटेंड भी कर पाते हैं वो कभी एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर, अटैम्प्ट ही नहीं करते. अच्छा. मतलब मेरे केस में ये था 25 लोग थे और मुझे हार्डली 5 लोगों का पता है जो जिस मैं भी हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था. बाकी अभी तक उधर ही. तो आपने OSCP भी कर दिया, OSCE भी कर लिया और OSEE भी कर लिया? WE भी कर लिया. WE भी. तो सर चारों कर. मैंने सीरीज़ कंप्लीट किया. पहला पाकिस्तानी जिसने सीरीज़ कंप्लीट की थी. इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. मुझे ये बताइएगा कि ये बातें तो सारी की सारी समझ आ गई, बट मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो बहुत दूर की बात है. नॉट अ साइबर सिक्योरिटी गाय टू बिगिन विद, राइट? आम अल्फाज में अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये क्या है ये दुनिया, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू मी? The cyber security world? Yeah, like cyber security world, the certifications, what exactly practically what's really happening here, right? Like what's going on, what are you doing? इस चीज़ को समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, कंप्यूटिंग की दुनिया को समझना पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 80s की बात करूं तो ये कंप्यूटर का ट्रेंड जो है ऊपर आने लगा था. फॉर एग्जांपल पहले मेन फ्रेम्स थे. ठीक है. और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़र को उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता था. फिर जनरल जो PCs हैं फॉर एग्जांपल यूज़र्स के लिए आने लग गए थे वो, और उन्हीं चीज़ों को एक्वायर किया गया. आगे ये जो आपकी जो डिफरेंट IT की कंपनीज बनना शुरू हो गई थी. ठीक है. और काफ़ी बिजनेसेस इनको एक्वायर कर लिया था. उस वक्त जो फोकस रहा था सारा ना वो डेवलपमेंट पे था. राइट. क्या किया जाए, कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा किया जाए, मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाए. ठीक है. ताकि पैसे कमाए जाए. सो IT वाज बिजनेस. ठीक है. राइट. टाइम के साथ पता चला इनके अंदर लूप होल्स हैं. ठीक है. कैसे पता चला? ठीक है. अगर हम मॉरिस फॉर्म का नाम सुना हो कभी, उसकी हम बात कर लेते हैं. 1988 के अंदर एक फॉर्म निकला था, वायरस जिसको कहते हैं यूजुअली, और आपके जो उस ज़माने के PCs थे उनको डिस्ट्रॉय करता था. ठीक है. आई डोंट रिमेंबर ही वॉज द ग्रेजुएट फ्राम MIT या स्टैनफोर्ड, लेकिन वहीं के थे. मज़े की बात, एक प्रोग्राम आपको दिया गया था. इसका सोल पर्पज़ ये है कि यार फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करनी है. एक बंदा ऐसी चीज़ बना के देता है जो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय करना है. सोचने वाली बात है. हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? मैक्सिमम मैंने आपको कंप्यूटर सामने रखा है जिसका मैक्सिमम काम ही है कि आप 2+2 कर सकते हो. ठीक है. मैंने आपको एक ईमेल का सिस्टम दिया हुआ है जिसके अंदर आप ईमेल लिखो, आगे जाके ईमेल पहुंच जाएंगी. एक बंदा निकलता है जो कंप्यूटर का जो स्टैक है ना जिसे बनाया गया था, फॉर एग्जांपल मेमोरी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर वीकनेस निकालना शुरू हो जाता है. तो मैं समझता हूँ वहाँ से एक साइकी बन गई थी. ठीक है. एक ट्रेंड बन गई. सिक्योरिटी भी कोई चीज़ है. ठीक है. उस वक्त तो ये साइबर का कॉन्सेप्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल इंटरनेट चल रहा था, गैस इंटरनेट का ज़माना ही नहीं था. तो उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी मोस्टली वायरस बेस्ड रिसर्च होती थी कि ठीक है, लोग वॉर्म्स वायरसेस का नाम हम सुनते थे. राइट. और फ्लॉपियों पे इधर से उधर जा रहा है, फ्लॉपियों पे ब्रेन वायरस का हमने नाम सुना था. ये चीज़ें चलती थी. टाइम के साथ जब इंटरनेट आम हुआ, लोगों के घर में आना शुरू हो गया, इंटरनेट के बेसिस के ऊपर ही बिज़नेस स्टार्ट होने लगे, वेबसाइट्स बनने लगी. ठीक है. नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी. फॉर एग्जांपल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आपकी आने लगी, लो लेवल प्रोग्रामिंग आने लगी. तो लोगों ने, रिसर्चर्स ने बेसिकली ये टेक्निक्स निकाली कि यार क्या क्या वीकनेस हो सकती है. PHP है फॉर एग्जांपल सर्वर साइड लैंग्वेज, किस किस्म की वीकनेस हो सकती है इसके अंदर. रिसर्च थी. मॉरिस वाज अ हैकर, इसने मॉरिस फॉर्म लिखा है. उसने फॉर एग्जांपल एक अटैक वेक्टर निकाला था जिसका हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं ये कहूँ ना कि मॉरिस एक हैकर था, और हैकर की जनरल डेफिनेशन हमें ये सुनने का आई है कि यार एक ऐसा बंदा जो एक्सट्रीम प्रोग्रामर हो, इन्स एंड आउट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को समझता हो, वो हैकर है. ठीक है. ब्लैक हैट वाइट हैट का कॉन्सेप्ट आ जाता है आगे से. अब मॉरिस की जो चीज़ थी, जो उसने अटैक वेक्टर आपको दिखाया, ज़ाहिर सी बात है जिस सर्विस के अंदर उसने बग निकाला था वो वाहिद सर्विस तो नहीं थी ना, और भी चीज़ें लिखी गई थी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ C लैंग्वेज वाज यूज्ड टू डेवलप दैट सैंड मेल. ठीक है. जो भी ईमेल भेजने के लिए यूज़ होता था, या फिंगर D की सर्विस जो थी जिसमें मेमोरी करप्शन का एक्सप्लॉइट था, तो उसी C लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बाकी सर्विसेज भी तो लिखी गई थी, बाकी सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे. ठीक है. दैट मीन्स कि उसने अटैक वेक्टर निकाला, लोगों को बता दिया. राइट. अब उस वेक्टर की बेसिस पे वो हर एक सॉफ्टवेयर को लोग टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं.
ठीक है। किसी भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ XP के अंदर वही वेक्टर निकल आया, कहीं ना कहीं भी किसी सॉफ्टवेयर किसी लाइन के ऊपर वो बग था, ठीक है। तो अगर तो एक बंदा उसको अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है तो वो कौन हो गया? हैकर, ब्लैक हैट हो गया। हैकर नहीं, हैकर मॉरिस ही था। अच्छा, हैकर मॉरिस ही था जिसने अटैक वेक्टर्स निकाले हैं, जिसने एबिलिटी क्लासेस निकाली है। मेरी नज़र में वो हैकर है, ठीक, दे आर द गीक्स, ठीक है। राइट। उसके नीचे जो लोग हैं वो तो रट्टा लगा के बेसिकली जना उन्हीं के वो यूज सिस्टम यूज कर करके हाँ, घुस रहे अंदर। रट्टा लगाने वाले को आप स्क्रिप्ट कैटेगरी कह सकते हैं, जैसे हम भी थे किसी ज़माने में, लेकिन उन्हीं की रिसर्च को देखते हुए फिर आगे मूव होने वाले बाकी वल्बिलिटी क्लासेस निकालने वाले उनको भी आप हैकर की कैटेगरी में ला सकते हो। अब हैकर भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी हैं। आप एसेंशियली हैकर को वो बंदा लेकर आ रहे हैं जो कि इतना ग्रैनुलर लेवल पे एक चीज़ को समझ रहा है कि वो जाते और जाके, मतलब अगर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता तो वो जाते और जाके उसमें से उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। मिसाल लेता हूँ आपका ना कि फॉर एग्जांपल आपने चलो थोड़ा सा टेक्निकल फंक्शन आपने लिख दिए, ठीक है। फंक्शन के आप लोकल वेरिएबल्स आपने लिखा दिए, ये जाके कहाँ सेव होने वाला है? मेमोरी में सेव होता है, लेकिन मेमोरी तो इतनी बड़ी है, कहाँ से होने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या पता कि कौन से प्रोग्राम का एड्रेस स्पेस कहाँ पे होगा? उसमें भी 50 या 500 फॉर एग्जांपल फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शंस की जगह कौन सी देनी है? राइट। कहाँ रखा जाएगा? स्टैक के ऊपर। इसने फाइंड आउट किया यार देयर इज अ रिटर्न पॉइंटर, राइट, इसको ओवरराइट कर सकते हैं और अपने उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देख रहे हैं जितना आप कंप्यूटर को बेहतर समझेंगे, नए नए क्लासेस वल्बिलिटी क्लासेस या रिसर्च, फॉर मोस्ट पीपल दे विल ऑब्वियसली बी लाइक यार पीछे आई डोंट रियली गिव अ शिट कि पॉइंटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, मैंने कोड लिखा मैं आगे निकल गया। हाँ, यही तो बग हंटर्स और जिन लोगों ने पेगासस लिखा है यही तो फ़र्क है उनमें। राइट। सो ठीक हो गया। सो पहला तो अब जाहिर है कि उसमें फिर कंप्यूटिंग में एसेंशियली एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग जो कि हमारा तो मोर एंड मोर दुनिया में उसका जो है इंटरेक्शन होता जा रहा है, तो मेटा के अंदर तो हम काम भी एसेंशियली उसी पे ही कर रहे हैं। जाहिर है कि डिजिटल पे सर्विसेज भी आ रही हैं, फाइनेंशियल भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू इट। जो आपकी अगेन मैं ज़रा सर्टिफिकेशंस को ब्रेक डाउन करूँगा। जो OSCP है वो किस लेवल पे और क्या एसेंशियली आपको बताती है? OSCP बेसिकली आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग सिखाती है, जो यूजुअली कंसल्टेंसी कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करी उसमें पेन टेस्टिंग सर्विस है, ठीक है। OSCP आपको वो अच्छे से कराना सिखाती है कि यार आपने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप गूगल के ब्लॉग पोस्ट पढ़ लें, ऑलरेडी जो कंपनीज उन्होंने ब्लॉग पोस्ट लिखे होते हैं या बने बनाए एक्सप्लॉइट पढ़े हुए हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे होना चाहिए, ठीक है। OSCP का बेसिकली जो मोटो था या जिस चीज़ के ऊपर उनका विजन था कि यार लोगों को क्या बताना, वो था एनुमरेशन, राइट, ठीक है। आपने अपने सिस्टम को, अपने टारगेट को कैसे समझना है, ठीक है, किस हद तक समझना है, नॉट डीप लेवल, इवन बाहर से भी अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली आपको पेन टेस्टिंग सिखाते थे सही तरीके से। पेन टेस्टिंग कहलाती है। पेन टेस्टिंग उसको सिखाते व्हाई इज इट कॉल्ड पेन टेस्टिंग? लाइक व्हाट डज इट मीन एसेंशियली? आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि सर्विसेज एक्सपोज्ड है, ठीक है। पेनिट्रेशन इज बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो एसेंशियली वो ये कह रहा है कि यार आपने किस तरह के सिस्टम के अंदर घुसना है, कोई वीकनेस है फाइंड करो, अंदर जाओ। वीकनेस कौन सी? रिसर्च वाली नहीं, ऑलरेडी जो डिस्क्लोज हो चुकी हैं उनको यूज़ करते हुए नेटवर्क लेवल की। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका आ गया OSCE। उसने क्या सिखाया? C was mostly related to what Morris did, राइट, ठीक है। लो लेवल स्टफ़ के बारे में पढ़ाते थे और ये पुराना ही था। फॉर एग्जांपल विंडोज़ XP के लेवल का या विंडोज़ विस्टा पे जो अब कह लें कि लो लेवल सिस्टम, हम मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ XP में कोई बग था इंटरनल, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाते हैं यार कि मेमोरी करप्शन बग्स क्या होते हैं। अब दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी वेब एप्लीकेशन बग्स। वेब एप्लीकेशंस का क्या है कि वही वास्ट टॉप 10 है, उसको पढ़ लो, अगले दिन बग बाउंटी हंटिंग करना शुरू हो जाओ, राइट। आप बग हंटर बन जाते हो, पैसे भी कमा लेते हो, ठीक है। मिसाल वही है कि 4 साल की डिग्री आपने कर ली, कुछ नहीं कर पाए तो अमेजोन FBA शुरू कर दो, पैसे कमा लोगे, ठीक है। इलॉन मस्क ने 4 साल की डिग्री की, काम पहुंच गया। किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि इंसान कहाँ जाता है। बग बाउंटी हंटिंग तो ये है ना कि यार एक सेट ऑफ सिस्टम्स आपके पास पड़े हुए हैं, आपने जाके उसको बेटा इसकी हर जगह पे आपने जाके थ्रो करें, चेकलिस्ट है, पैरामीटर्स को चेंज करें, हर एक पैरामीटर वही चेकलिस्ट आप अप्लाई करते जाएं। दैट्स बग बाउंटी हंटिंग, दैट्स नॉट हैकिंग एक्चुअली। वेरी सॉर्ट ऑफ QA वर्क। QA एग्जैक्टली मैं कहता हूँ क्यों ये करते हैं यार, सॉफ्टवेयर को कैसे किस तरह का इनपुट दूँ जो मिस हैंडल करे और सही से काम नहीं करे, तो मुझे वो फाइंड करने वो पैरामीटर्स, ठीक है, और वो टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई से गोज फॉर बग बाउंटी हंटिंग। लेकिन मोस्टली जो बग बाउंटी हंटिंग हो रही है वो वेब पे हो रही है, राइट, ठीक है। और जो पेगासस के लेवल पे या फिर जो गवर्नमेंट्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह, ठीक है, ऑफेंसिव कंपनीज वगैरह जिस चीज़ की रिसर्च करती है वो मोस्टली आपकी वो चीज़ें जो दिखाई भी नहीं देती। मिसाल के तौर पे आपका आईफोन, राइट,
आई मैसेजिंग एक एप्लीकेशन तो है, हाँ, ठीक है, मैंने आपको एक मैसेज भेजा, आंखों से नज़र आ रहा है आपको, हो सकता है आप ये भी डिटेक्ट कर लो कि मलिशियस है, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ पर रिसर्च करना है कि ऐसे आपके मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करना है, ऐसी चीज़ भेजनी है जो आपको नज़र भी ना आए, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, उसको कुछ और कहते हैं, उसको वल्नरेबिलिटी रिसर्च कहा जाता है। राइट। उसके बाद आपकी OSCE हो गई। हाँ, OSCE में आपने, जब आप लो लेवल की बात कर रहे हैं तो आप एसेंशली क्या कह रहे हैं कि असेंबली लेवल के ऊपर? असेंबली लेवल पे, एग्जैक्टली असेंबली लेवल के ऊपर। उसके बाद फिर OSCE हो गया, OSCE के बाद आपका आया OSWE। डबली नहीं, डब्ल्यू या वेब, वेब वाला। वेब। तो वो वेब वाला जो है वो जेनेरिक जो आपने बोला कि वेब के अंदर नहीं, टॉप 10 तो पढ़ाते हैं आपको, लेकिन ये आपको मोस्टली इसे खाते हैं कि वल्नरेबिलिटीज को चेंज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अब ज़रूरी नहीं कि हर एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ही होगी, ठीक है। तो ये आपको कहते हैं कि ठीक है, कुछ टेस्ट केस स्टडीज़ आपके सामने लिए हैं, ठीक है, जो बड़े सॉफ्टवेयर्स थे, और उनको आपने कैसे ऑडिट करना है, उनके अंदर वीकनेस आपने फाइंड करनी है, वही ओवास टॉप 10 ही है बेसिकली। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप एक्सप्लॉइट ना कर सको उसको, तो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए चेन ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे कंबाइन करना है, और ताकि जाके वो आप एक्सप्लॉइट हो सके। तो ये एक प्लस पॉइंट था उनका। और ये जब आप वल्नरेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो आर दे ओनली एक्सक्लूसिव टू सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ बग इन द सिस्टम, या इसमें वो भी आते हैं ना एसेंशियली? अगर आप कहते हैं कि यार मैंने इफ़ आई हैव टू अटैक समवन डिजिटली, तो मैं उसके अंदर वो सिस्टम ओवरलोड भी कर सकता हूँ, व्हाट्स इट कॉल्ड, वो आप जो है जी जाके स्पैम मैसेजेस भेज के जी वो क्या डॉस वगैरह जो, हाँ, डीडॉस वगैरह टाइप की, तो वो भी इसमें आता है, या वो एक हाँ, वो मल्टी क्लास है। अच्छा, मल्टी क्लास है, राइट। और फिर उसके बाद फाइनली आता है जी OSWE, जिसमें आपने कहा कि जी पेगासस लेवल फॉर विंडोज़ प्लेटफॉर्म। वो व्हाट डज दैट मीन? सो ये समझ लें कि जो रिसर्च पेगासस के लेवल पे हो रही है, या पॉइंट टू ऑन कंपटीशन जिसको मैं डिस्कस करता हूँ फिर बाद में, उसमें जो रिसर्च हो रही है वो यूजुअली ना तो आपको गूगल पे मिलने वाली है, ठीक है, ना आपको वो चीज़ किताबों में मिलने वाली है, ठीक है, ना वो वेब से रिलेटेड उसका कोई ताल्लुक होता है, राइट। पढ़ाने वाला कोई नहीं है उस लेवल की टेक्निक से। फॉर एग्जांपल किसी से पूछे ना विंडोज़ का कर्नल कैसे हैक होता है, विंडोज़ का कर्नल इटसेल्फ है क्या, ठीक है, लोग तो यूज़र स्पेस और कर्नल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। रिंग 0 और रिंग 3 के अंदर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, वो कैसे रिंग 0 के ऊपर काम कर सकते हैं। मज़े की बात ही, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अगर पढ़ा भी वही लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी अपने हाथ से बनाई है, अमेरिकन ऑफ कोर्स, ठीक है, हमारे हाथ में तो वही PHP आई है प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, उनको पता है हर एक चीज़ के बारे में। तो ऑफसेक ने कहा ठीक है, इस चीज़ को हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनिशियली जो मैंने देखा है जहाँ पे ऑफसेक पढ़ाना शुरू किया था उन लोगों ने, और जनरल पब्लिक के लिए, उससे पहले इस तरह की चीज़ें ब्लैक हैट कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई जाती हैं जो ना 2010 के अंदर मैंने देखी थी, और वो लोग भी वो थे कि जो गायब हो गए, अब कहीं और लगे हुए हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू आपको बेसिकली ये पढ़ाता है कि मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्राउज़र्स हो गए, ठीक है, इनके अंदर जो पुरानी वल्नरेबिलिटी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मॉरिस ने निकाला था बफर ओवरफ्लो, स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो, दैट्स क्लोज टू नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना एक्सप्लॉइट हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट को पता चल गया था यार मेरी कोडिंग में या क्या वीकनेस आती थी, या वो कोडिंग पैराडाइम क्या था जिसको हमारे डेवलपर्स यूज़ करते थे, जिसके थ्रू वीकनेस आती है, उन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। या फिर फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने सी, और मोस्टली मेमोरी करप्शन बग्स आपके ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लग जैसे C++ में ही आता है, तो जो बनाने वाले थे C और C++ को, उनको भी पता चल गया था, ठीक है। तो अब नए वर्जन फॉर एग्जांपल C1 है, अब C11 या C18 चल रहा है, उसमें वो चीज़ है ही नहीं, उन्होंने पैच कर दी थी। तो अब वो तो चलेगी, बाकी मोबिलिटी क्लासेस क्या हो सकती हैं, ठीक है, लोग रिसर्च कर रहे होते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल यूज़ आफ्टर ट्री आपके पास आ गया, हीप ओवरफ्लोज आपके पास आ जाते हैं, टाइप कन्फ्यूजन आ जाता है, इसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ऑफसेक ने कहा चलो ठीक है, हम ऐसे रिसर्चर्स ढूंढते हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं आके हमारे साथ ट्रेनिंग दे, ठीक है। तो डबलिंग बेसिकली मुझे जो पढ़ाया गया था उस वक्त पे, वो हमें फायरफॉक्स एक्सप्लॉइट करना सिखाया था, बिल्कुल नया जो फायरफॉक्स था विंडोज़ 10 के ऊपर। इसके अलावा हमें एज एक्सप्लॉइट करने की केस स्टडी थी, जो भी गूगल के प्रोजेक्ट ज़ीरो ने निकाला था वो बग। ये कौन सा है? गूगल प्रोजेक्ट ज़ीरो। सो दुनिया भर की जो बिग कंपनीज़ हैं उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की टीम्स रखी हुई हैं, राइट। और जो पूरी दुनिया में क्रीम है ना, वो निकाल के लोग हायर करते हैं। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं गूगल प्रोजेक्ट ज़ीरो एक टीम है गूगल की, दो बहुत सारी सिक्योरिटी टीम्स हैं, लेकिन उनका बिल्कुल क्रीम है ना वो प्रोजेक्ट ज़ीरो के अंदर है, राइट। वो लोग हैं जिसमें टारविस और मांडी जैसे लोग काम करते हैं, ठीक है, और सैमुअल है, काफ़ी सारे नाम हैं अब दिमाग में भी नहीं आ रहे, वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है।
उनका बेसिक मकसद ये है कि ज़ीरो डे को मुश्किल बनाना है। तो जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एंड्रॉयड ले लें, ठीक है, IoT की हो गए, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपकी हो गई, उनका काम ये है कि इसको एक्सप्लॉइट करना है, वीकनेस निकालनी है, वेंडर को बताना है, ताकि जो चल रहा है सारा कुछ दुनिया भर में एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ठीक है, मैलवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रोकी जा सके। ज़ीरो डे से क्या मुराद है आपका? ज़ीरो डे का मतलब ये है कि ऐसी वीकनेस किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके बारे में ऑथर के अलावा किसी को पता नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने माइक लगा हुआ है, ठीक है, मुझे कोई ऐसा मेथड टेक्निक पता चल गई है, ठीक है, जिससे मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ रिमोटली, किसी को और को नहीं पता। सो दिस टेक्निक, दिस बग इज़ अ ज़ीरो डे, जब तक मैं आपको नहीं बताता। तो जब किसी और को पता चल गई उसको हम एंड डे कहते हैं। सो ये ठीक हो गया। और पेगासस का जनरली मोड ऑफ वो था क्या, लाइक बिकॉज इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ ओ जी पेगासस कोई सॉफ्टवेयर है, वो जी बस बटन दबाया और सब खत्म हो गया। फिल्मों में दायरा आप आए वो मिस्टर रोबोट वगैरह देखें तो बड़ा ग्लैमराइज भी करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वाज इट डूइंग बेस्ड ऑन व्हाट्स पब्लिकली अवेलेबल? इस चीज़ को समझने के लिए मेरे ख्याल से बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मिसाल ले लें ड्रोन टेक्नोलॉजी की। इनिशियली किसी कंट्री ने ड्रोन टेक्नोलॉजी निकाली होगी, राइट, फिर ये कॉमन होगी टेक्नोलॉजी, और आजकल मैं कह सकता हूँ हर एक कंट्री के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी। लेकिन जैसी कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है, पब्लिक के पास जाती है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होगा दूसरी कंपनी वो डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन बीच में एक कंपनी पूरी दुनिया में आके आपको कहती है कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप अपने ड्रोन के साथ उसको इंटीग्रेट करते हो तो आपका पूरी दुनिया में पकड़ा नहीं जा सकता, सर्वेलेंस करते रहो, ठीक है। पेगासस के केस में क्या था, एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब व्हाट्सएप की मिसाल ले लेते हैं कि यार आपने इंस्टॉल किया है, परमिशंस दी है उसको, वो आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, वीडियो आपकी देख रहा होता है, हर एक चीज़ है। लेकिन हमें समझते हैं ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, राइट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है जो कैपेबिलिटीज़ व्हाट्सएप की हैं वो कोई भी प्रोग्रामर बना सकता है, राइट। लेकिन उसके आपके मोबाइल में भेजूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करूँ कि ना करूँ, परमिशंस दूँ कि ना। आजकल हर एक बंदे को पता है यार, किसी का कोई फॉर एग्जांपल नोटपैड की एप्लीकेशन है, तुमसे कॉन्टैक्ट्स क्यों मांगेगी, कैमरे की एक्सेस क्यों मांगेगी। तो ये सेम चीज़ तो फिर जो स्पाईवेयर्स बनाने वाली कंपनीज है, स्पाईवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल पे या सिस्टम के ऊपर जाएगा और उसने भी से सर्वेलेंस करनी है, आपके कैमरा की एक्सेस करना है, क्रिटिकल फाइल्स उठानी है, माइक्रोफोन से बातें सुननी है, ठीक है, आपके मैसेजेस जो इंक्रिप्टेड पड़े होते हैं खैर डिक्रिप्ट हो जाते हैं, मैसेजेस वगैरह निकाल लें, इस स्पाईवेयर का काम होता है। लेकिन उस स्पाईवेयर बना के करेंगे क्या? डिफेंस सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग है, एप्पल अब इनिशियल स्टेजेस पर तो नहीं है ना, 2021 चल रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस हैं एंड्रॉयड के, विंडोज़ के अपने और इसके। तो अगर उन्होंने स्पाईवेयर बना दिया है, NSO ने फॉर एग्जांपल, NSO स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी है, साफ सी बात है, राइट। क्या करें, क्या ऐसा करूँ मैं कि यार मुझसे ये चीज़ आगे गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खरीद लें। NSO ये भी 100% गारंटी नहीं है कि वो ये जो फॉर एग्जांपल ये जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं ये ख़ुद बनाते हैं। ज़ीरो डे एक्विजिशन मार्केट है पूरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे ब्रोकर्स हैं जो दुनिया भर के रिसर्चर से ज़ीरो डेज ख़रीदते हैं, ठीक है। अब ज़ीरो डे किसका हो सकता है? आप कह सकते हैं वेब का भी हो सकता है, वेब हैक हो रही है, ज़ीरो डे। आईफोन के अंदर कोई कंपोनेंट है, इसके अंदर कोई वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये एप्पल को नहीं पता, उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। दैट मीन्स उसको यूटिलाइज़ करो तो मैं आईफोन हैक कर सकता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो एसेंशियली पेगासस वालों ने ये किया है कि उन्होंने दरमियान में एक वो इट वाज अ लॉट ऑफ basically good networking, good politics, and a smart team that got together and were able to get these exploits first before it went to the market. ये पूरी एक मार्केट है, इसको ज़ीरो डे मार्केट कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अंडरग्राउंड है दो। लेकिन किसी बंदे ने, मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एप्पल आपको देता है, अगर आपने पेगासस लेवल के में, पेगासस स्पाईवेयर, पेगासस ने एक्सप्लॉइट्स खरीदे हैं या बनाए हैं, कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रेट किए अपने स्पाईवेयर के, उसको पेगासस का नाम दे दिया है और वो फायर करते हैं। मज़े की बात, सिर्फ बेचते हैं गवर्नमेंट को। सोचने वाली बात है क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा बेचेंगे डिटेक्शन रेट ज़्यादा होता जाएगा। एक एक्सपर्ट ने ख़रीदा है $2 मिलियन में, कितने बनते हैं? आई गेस 40 करोड़ से ऊपर ही बनेंगे, 36 करोड़ बनेंगे अभी। और एक दिन इस्तेमाल किया, दूसरे दिन एप्पल में बेच दिया, आपके पैसे चले गए। पैसे तो चलो खैर है, उनके पैसों की क्या कमी, लेकिन जो मोड ऑफ इन्फेक्शन था जिसके थ्रू आप मोबाइल के अंदर ब्रेकिंग कर रहे हैं, वो भी तो पकड़ा गया। फिर उनको वेट करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। और जिस तरह ब्रोकर्स होते हैं ज़ीरो डे के, रिसर्चर्स उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है हमें देने। मज़े की बात, ब्रोकर्स, अब फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, उसने एप्पल को क्यों नहीं बेचना, इनको क्यों बेचता, ठीक है। एप्पल आपको एक्सप्लॉइट का देता है $1 मिलियन,
ब्रोकर आपको $2 मिलियन दे रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? और यही ब्रोकर जब एनएसओ जैसी कंपनीज़ को ये चीज़ आगे बेच रहे हैं, एनएसओ ने इसको 5 करोड़ में फॉर एग्जांपल $5 मिलियन में आगे बेचना है, ठीक है, ये पूरी एक मार्केट है और इस तरह चल रही होती है। तो पेगासस जस्ट अनदर स्पाईवेयर जिसके अंदर ऐसे एक्सप्लॉइट्स इस्तेमाल किए गए थे, इसका डिटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है जिसने इसको साइबर वेपन बना दिया, वरना स्पाईवेयर तो हर कोई बना रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बोल वो भी आपको बना देगा। And now Apple is, I believe, going after litigation. वो litigation भी कर रहे हैं उनके खिलाफ, एनएसओ के खिलाफ, और वो काफ़ी एनएसओ सिर्फ एक कंपनी जिसके बारे में आपको पता है, कंदेरू अलग है, हैकिंग टीम अलग है, ठीक है, साइबर बिट अलग है, ये वो हैं जिनके बारे में पता है, पता नहीं कितनी ज़्यादा। अभी तो हमें पता लगना शुरू हुआ है कि ये मसला कितना मैसिव है और ये किस हद तक जाएगा। एक बहुत मज़े की बात है यहाँ पे, ये तो वो केस हो गया ना जहाँ पे ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेशंस की कंपनी है, फॉर एग्जांपल एनएसओ, ये एक तरीका ही है गवर्नमेंट को बेचती है कि ठीक है आपके टारगेट्स के बाद आईफोन तो यूज़ हो रहा है, मैं आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप आईफोन हैक कर सकते हैं। एक और किस्म की ऑफेंसिव सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, वो आपका एप्लीकेशन भी बना के देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देती हैं, उसी में वीकनेस डाल देती हैं, गवर्नमेंट को बेचती हैं कि जाके सर्वेलेंस करो अपने लोगों पे। ऐसे भी चल रहा है। इंटरेस्टिंग जो एनएसए कर रही थी एसेंशियली, एनएसए का जो अभी तक मॉडल पता चला है बिजनेस का, वो ये था कि वो ऑलरेडी जो पब्लिक एप्लीकेशंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल iOS हो गया, इसके अंदर जो इंटरनल एप्लीकेशंस चल रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करती थी, उनके अंदर वीकनेस निकाल ली थी। 2016 में जो पेगासस का पकड़ा गया था सैम्पल, उसमें जो एक्सप्लॉइट इस्तेमाल हुआ था, बेसिकली आपको मैसेज आएगा, आपने उसको खोलना है, जैसे ही उसको खोलोगे बेसिकली है तो वही पीछे HTML जावास्क्रिप्ट CSS चला कौन रहा है उसको, सफारी सेल्फ एक सॉफ्टवेयर है जो प्रॉन है मेमोरी करप्शन बग्स के लिए। तो जिसने भी वो एक्सप्लॉइट बेचा, किस्मत के नाम से था, गए किस्मत कहते हैं, किस्मत कहते हैं, उसने सफारी को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। सफारी अभी आपने एप्पल का मॉडल को समझना है, ठीक है। एप्पल आपकी हर एक एप्लीकेशन को सैंडबॉक्स के अंदर चलाता है, एक एप्लीकेशन दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती, IPC के थ्रू करती है, लेकिन ये नहीं है कि यार मैंने आपको अगर एक मेलवेयर भी दे दिया है इसका, उसको चला दिया, ज़रूरी नहीं कि आप सारे आईफोन की चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। बेसिकली उस ऐप को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन उस ऐप से जैसे आप बाहर जाने लगोगे तो आपको रोकेगा कि यार क्या। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट एक्सप्लॉइट यूज्ड वाज एप्पल सफारी, खुद बनाया, किसी से लिया नहीं पता। दूसरा एक्सप्लॉइट कर्नल के अंदर बग था, हमने ये सीखा है कि यार कंप्यूटर ऐसे काम करता है, यूज़र स्पेस के एप्लीकेशंस कर्नल से कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। सैंडबॉक्स से कैसे निकलना है, कर्नल को एक्सप्लॉइट करो। दूसरा एक्सप्लॉइट दिया गया था कर्नल का था। तीसरा भी था, वो बेसिकली कर्नल को एक्सप्लॉइट करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। 3 थे 2016 के जो सैम्पल था, पकड़ा गया। जब तीनों कंबाइन होते हैं आपका पूरा फ़ोन बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपको बिल्कुल लेजिट लग रहा होता है मेरा फ़ोन सही काम कर रहा होता है, लेकिन वो जो स्पाईवेयर इंस्टॉल हुआ है वो यूज़रलैंड की एप्लीकेशन है नहीं, वो कर्नल का कंपोनेंट बन चुका है जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हो। तो आपको लगता है सब सही चल रहा होता है। अभी फिर 2019 में जो हमने देखा था कि सऊदी की तरफ से जेफ बेज़ोस पे किया गया था, व्हाट्सएप का एक्सप्लॉइट था। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ही है ना, मिस कॉल दो डाटा पास हो रहा है, डाटा में कुछ ना कुछ ख़राबी भी तो हो सकती है ना। गया व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कर्नल एक्सप्लॉइट हुआ, फ़ोन आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी जो पेगासस पकड़ा गया, आई मैसेज का नाम उसके अंदर आता है। आई मैसेज क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन, ठीक है। अभी उसमें जो प्रोजेक्ट ज़ीरो ने डिस्कवरी की कि उसके अंदर क्या एक्सप्लॉइट हुआ, तो बेसिकली जब आप आई मैसेज पे कोई PDF भेजते हैं तो उसके अंदर आप गिफ वट आप उसके अंदर एम्बेड कर रहे होते हैं। तो गिफ की जो प्रोसेसिंग है ना, एप्पल की ग्राफिक्स एक लाइब्रेरी है वो कर रही होती है, ठीक है। उसके अंदर बग था। रियली इंटरेस्टिंग। PDF भेजो आई मैसेज पे, अंदर जाएगा, एक्सप्लॉइट करेगा और कंबाइन कर दो कर्नल एक्सप्लॉइट्स के साथ और फ़ोन आपका हो गया। इंटरेस्टिंग। यही चीज़ है कि लोग ये समझते हैं कि आईफोन इज़ मोर सिक्योर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसका एंड्रॉइड के साथ कंपेयर कर दो। कोई वजह, प्रोजेक्ट ज़ीरो दुनिया की बेहतरीन टीम है। कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एप्पल की भी अपनी टीम है, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रोजेक्ट ज़ीरो के लायक है। वो करीब ही आते हैं। दूसरी आपके यहाँ टेंसेंट के नाम से, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, उनकी अपनी टीम, ठीक है, टेंसेंट कीन के नाम से। चाइनीज़ आपको पता है किस लेवल पे, ठीक है। आईफोन तो छोड़े उन्होंने, तो ये गाड़ी में नहीं बख्शी। अच्छा, मैं वैसे ही आपको लेकिन अगले सवाल कुछ यही आ रहे थे। डू यू थिंक इस पॉइंट के ऊपर साइबर सिक्योरिटी में कौन आगे जाता है, US या चाइना? सब आगे, इसमें कंपैरिजन करने की बात नहीं। चाइना को आप कैसे कह सकते हैं यार? देखें, चाइनीज़ आपको पता है ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स वहीं से निकल रहे होते हैं और IT की उसमें चल रहे होते हैं। आपकी गाड़ियाँ जो US में चल रही हैं वहाँ भी चल रही होंगी, ठीक है। और आपको तो चाइनीज़ कॉपी करने में सबसे आगे, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी का पता है, जब एक बंदे को टेक्नोलॉजी, मैंने आपको कहा था कंप्यूटर अगर आप स्क्रैच से समझते हो फिर ये काम करना मुश्किल नहीं है। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, ठीक है। तो आप चाइना
रशिया, यूएस वगैरह होगी, ठीक है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, हर बंदा किसी न चीज़ में बेहतर है। बाकी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है, मैं कहता हूँ जिनके अपने पास रिसर्च टीम्स नहीं होती, मिडल ईस्ट की मिसाल ले लें, एशिया की मिसाल ले लें, ठीक है, अगर आपको एक आध बंदा नज़र आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई टीम नहीं है। यूएस में है, उनके पास है, हम इसराइल आपके सामने मिसाल है, उनकी अपनी एक आर्मी है, ठीक है। तो वो आपको क्या लगता है कि उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हायर किए थे? नहीं, जब वो बच्चे थे या जब स्टार्ट किया था, एम्पावर किया उन्होंने बच्चों को, एम्पावर किए लोगों को, और वैसे उनके इंस्ट्रक्टर्स वो लोग बने जिनको पता था यार कंप्यूटर काम कैसे करता है, उनको बताना कैसे, तभी तो उनकी सबसे बड़ी आर्मी है यहाँ पे। डू यू थिंक जो ये अभी पाकिस्तान में भी, आई एम श्योर पाकिस्तान इंडिया में भी है, जो सॉर्ट ऑफ अंडरग्राउंड आर्मीज चल रही हैं साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक्स की, और ये जी हैकिंग शैकिंग कर रहे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक देयर कैपेबिलिटी इज? कैपेबिलिटी ये बात मतलब ठीक है, छोटी मोटी चीज़ तो ना, वो जी मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत कुछ छत फाड़ी है उन्होंने आके, साफ सी बात है। मैंने स्टार्ट किया था 2009 तो 10 में, तो ये तो मामूल का काम था, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता था, क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हैकिंग क्या है, टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ करना, ठीक है, वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली और लोगों को बता दिया यार ये क्लास है वल्नरेबिलिटी की, अगर आपको कोई एप्लीकेशन मिल जाती है इसको भी फाइंड कर लगना तो इसको एक्सप्लॉइट करना होता है ऐसे। अभी क्या हो रहा है बेसिकली, थी तो वही टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल PHP था, उनको पता लग गया यार कि ठीक है ऐसे एक्सप्लॉइट हो रही मेरी एप्लीकेशंस, नया वर्जन निकाल लेते हैं और सिक्योर कोडिंग का कंसेप्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है PHP, ठीक है, तो आपको कहते हैं यार ये वाला फंक्शन मत इस्तेमाल करना, ये कर लो, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है। उसका मतलब बेसिकली क्या है, सिक्योर कोडिंग किसको कहते हैं कि पुरानी जो लाइब्रेरीज पहले से टेक्नोलॉजी बनाई गई थी उसके अंदर एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था नहीं, आजकल वाली में है। जो सिक्योर कोडिंग का मसला ये है, वल्नरेबल लाइब्रेरीज नहीं यूज़ करनी, वल्नरेबल फंक्शंस नहीं इस्तेमाल करने, जो सिक्योर है अप टू डेट है उनकी वेबसाइट के ऊपर अपनी उन चीज़ों को करना है। और जहाँ तक कैपेबिलिटीज़ की बात है, मैंने आपको बताया स्पाईवेयर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे एक और मज़े की बात बताता हूँ, रियाद में था कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जिस होटल में मैं रखा गया था, नीचे मैं गुजर रहा था, सामने एक दोस्त ही कह उसका है तो दुश्मन तो मुनप्पा नाम है, काफ़ी लोग उसको जानते हैं, बेसिकली करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम है, लेकिन बस समझें तो एमएल एनालिस्ट है। अब मैं उसके साथ बैठ के ना बातें कर रहा था कि मैं से 2019 में ब्लैक हेड सिंगापुर में मिला था, वहाँ से तो थोड़ी जान पहचान हो गई थी। उसके साथ बाकी इंडियंस में बैठे हुए थे जो ब्लैक हेड पे ट्रेनर्स हैं, एंड रियली एडमायर करता हूँ लोगों को जो ब्लैक हेड पे, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मेरी अपनी ख्वाहिश है यार, बेशक यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन सफ़र बहुत है आगे। राइट, उनसे मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा यार आप लोग कैसे यहाँ तक आते हो, या क्या तरीका है जिसके, तो मुझे सिंपल कहते हैं यार कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें। जैसे हमने क्या किया था, हमने लोकल मीटअप स्टार्ट किए थे कि जो रिसर्चर्स अपने आप को कहते हैं या हैकर्स थे उस टाइम के, ठीक है, वो मिलते थे हर हफ्ते, नॉलेज शेयर करते थे, कोई ना कोई बंदा प्रेजेंटेशन उस चीज़ पे दे रहा होता था, ठीक है। वो कहता मैं वो था जिसको मतलब शाय था, बात नहीं कर पाता था। इन चीज़ों की वजह से मेरे अंदर का वो डर ख़त्म हुआ, फिर हमने कॉन्फ्रेंस स्पीकिंग शुरू की, ठीक है, और जो हमने सीखा थ्रू आउट द ईयर्स उसको हमने कंटेंट बना के वहाँ पे कर दिया। अब ये तो वो था कि आप कैसे, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल पाकिस्तान से भी कैसे जा सकता है। जहाँ तक बात आई ये दूसरी साइड की कि कैपेबिलिटीज़ इन लोगों की क्या है, तो स्पाईवेयर्स तक कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा ज़्यादा वायरस बना सकते हैं, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ तक भेज सकते हैं। और फिर कोई मुनप्पा जैसा बंदा या पाकिस्तान में मुनप्पा जैसा बंदा उसके पकड़ेगा, डाइसेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस खड़ा कर देगा, खत्म हो गई। पेगासस का नहीं है डिफेंस, अभी पेगासस हमने सुना पकड़ा गया, परसों कोई और रिसर्चर बोलेगा ये लो नया एक्सप्लॉइट इंटीग्रेट कर दो, नहीं पकड़ा जाएगा। तो देन व्हाट वुड अ कंट्री लाइक पाकिस्तान डू? बिकॉज हमारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट टू प्रिमिटिव। मैं तो यानी कि देखें, गवर्नमेंट को तो मैं जाऊँगा ही नहीं, गवर्नमेंट तो बहुत ही दूर की गेम है इस टाइम, वो तो इतना प्रोसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसको इतना सिक्योर करना। मैं तो अगर जो हमारी ईजी पैसा जायज़ कैश है, HBL, वो पिछले दिनों पता लगा जी बैंक अकाउंट, बैंक्स पे आपका वो आ गया, अटैक हो गया, मेरे ख्याल नेशनल बैंक के ऊपर हुआ था, किसी और के ऊपर। ये तो ओनली इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आपके मैसिव लार्ज स्केल आना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो ये डू यू थिंक हमारी जो इवन कंपनीज काम कर रही हैं वो इतनी सिक्योर हैं कि उसके ऊपर जो है वो लोकल या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आई फील लाइक फ्यूचर ऑफ टेररिज्म इज नॉट बॉम्ब ब्लास्ट्स। आई मीन इट्स जस्ट लाइक यू वाइप आउट द एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज ओवर। So do you think they were ready, or do you think there is any protection for us then? देखें, ज़्यादा कंपनीज़ की बात है तो इन्वेस्ट करें डिफेंस सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, लगा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो भी होती है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी कंपनीज़ का ताल्लुक़ है तो फॉरेन कंपनीज़ ऐसी मौजूद हैं जो आपको डिफेंस सिस्टम बेच रही होती हैं, ठीक है, हर किस्म के अटैक के हवाले से। वेब एप्लीकेशन है तो ठीक है, वो आपको फायरवॉल बेच देगी कि इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं, अटैक आता है तो हमारे
ये सिस्टम है और उसको पकड़ लेगा। अगर आप एंड पॉइंट की बात करते हैं, सिस्टम जो वहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं वही होते हैं और जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसके हवाले से एंड पॉइंट सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। एंटीवायरसेस आपके पास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेहतरीन सिस्टम्स भी लगा लेते हो ना कहीं पे, ठीक है, और मैं कहता हूँ यार पेगासस जैसी चीज़ भी पकड़ी जाएगी, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है उसको। अगर वो कैपेबल नहीं है, प्रॉपर उसको कन्फिगर नहीं कर पाता जो आप उस काम ले सकते हैं, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल बग बाउंटी में तो हम ये देख रहे होते हैं और वेब एप्लीकेशंस पे अटैक कर रहे हैं और बाउंटीज़ ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपके APTs हैं वो कभी भी काम नहीं करते हैं। मोस्टली वायरसेस स्पाइवेयर्स बनाते हैं, ठीक है, मेलवेयर्स बनाते हैं और समहाउ किसी न किसी एम्प्लॉय को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय ही अंदर ले आया आपके, ठीक है, नेटवर्क के अंदर एक मेलवेयर, तो बाहर जो आपने ब्लॉकिंग के लिए जितने सिस्टम्स लगाए थे वो तो ज़ाया हो गए, इररेलेवेंट हो गए। या फिर फॉर एग्जांपल अगर वो लगे हुए थे, उनके अंदर फॉर एग्जांपल कोई वीकनेस होगी तो क्या करें? log4j चल रहा है हर जगह पे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, एक लॉगिंग लाइब्रेरी थी जावा की जो हर एक सिस्टम इस्तेमाल कर, लोग समझते थे इसमें कभी कुछ होगा ही नहीं। वो काम किया है उसने कि दुनिया देख रही है अभी, और पूरी दुनिया में जितने भी सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं ना कहीं log4j इस्तेमाल हो रहा है और उसके डिफेंस, उसके लिए प्रिकॉशंस बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छा टैलेंट भी है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो मैं समझता हूँ। है टैलेंट अच्छा है, नो डाउट है। काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैं समझता हूँ कि यार ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली ना तो उनको मौका दिया गया, ना वो खुद चाहते हैं पब्लिक के सामने बाहर हैं। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट? नहीं, हैकाथॉन कराने से क्या होता है? हैकाथॉन्स पे तो वैसे भी आपके पास वो आ रहे होते हैं जनरली, कोई भी कंप्यूटर साइंस कोई भी मेजर आ गया आके उसने आके जो है जी। मैं तो चाहता हूँ कि उसके ऊपर आएँ बच्चे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैकाथॉन के ऊपर वो लोग आए थे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ, हैकाथॉन में कोई आपके प्रॉपर कोई हैकर टाइप बॉयज़ तो नहीं आते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स तो नहीं आते, वो तो बस रैंडम कोई भी प्रोग्रामर आ जाएगा वो आके बेसिक वो नहीं, ठीक है, आना चाहिए, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इग्नाइट ने की है बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न है मेरा, मैं गया हूँ सऊदी अरब, एक इवेंट था ब्लैक हैट की तरफ से जो रियाद में हो रहा था, CTF हो रहा था वहाँ पे, इतनी लंबी लाइन और इतना ऑर्गेनाइज CTF है नेशनल ईद का, स्कूल के बच्चे खेल रहे थे, वही इसराइल वाली पॉलिसी, ठीक है। हमारे यहाँ कौन आया था? यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए थे, स्कूल के बच्चे क्यों नहीं हैं? कॉलेज के बच्चे क्यों नहीं हैं? आप पाकिस्तान को साइबर पावर बनाना चाहते हो तो साइबर सिक्योर पाकिस्तान बोलने से, 2-3 इवेंट्स कराने से आपका मुल्क सिक्योर नहीं होने वाला, ठीक है। आपने अपने यूथ को, आने वाले बच्चों को इस काबिल बनाना है कि उस चीज़ को सीरियस लें, ठीक है। कि मैं बता रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में बंदा आया, हार्डली इनिशियल उसकी जो सैलरी होती है पाकिस्तान में, पहले तो इंटर नहीं लगता है, ट्रेन ही लगता है, मेरे भाई की मिसाल है, ट्रेन ही लगा था, ठीक है। फिर आप 25-30 हज़ार रुपये सैलरी लोगे, अमेज़ॉन IB वाला 2 लाख रुपये तक ले जाता है। अब बताएं कौन साइबर सिक्योरिटी में आएगा? दूसरी बात, जो लोग काम कर भी रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में और जो कैपेबल है कि आपके बैंक्स को सिक्योर कर सकते हैं, कितने पैसे मिलते हैं यहाँ लोगों को? 2 लाख, 3 लाख। उसी बंदे को परसों दुबई से ऑफ़र आएगी, आ जाओ 10 लाख पे काम कर लो, उसका दिमाग ख़राब है, क्यों यहाँ पे रहेगा जब उसको पता ही है कि मेरा फ्यूचर नहीं है, कहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। तो जब तक गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा, ठीक है, कि यार इनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उनको रिटेन करना है, अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देना। मुझे याद है एक साहब की मुझे एक टाइम पे कॉल आई थी, कहते हैं हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एक लैब बनाई है, वहाँ पे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप भी बॉयज़ को लेके आए वहाँ पे काम करें हमारे साथ। मैंने कहा अच्छा पैसे कितने दे रहे हैं? कहते इतने। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा पैसा काम कर रहे हैं, जो लोग बाहर गए, जाहिर सी बात है उनको अच्छा तो नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता हम लोग छोड़ना, लेकिन इसकी मजबूरी या कोई विजन होगा किसी ना किसी का, जिन चीज़ों के लिए वो बाहर गए ना, आप उनको पाकिस्तान में प्रोवाइड कर दें, वो सारे वापस आ जाएंगे। कहते हैं मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है, पहले गवर्नमेंट को फैसला करने दें, अपनी जो आपकी सारा टैलेंट है, ठीक है, वो बाहर जाने से आप रोक लें, फिर कहीं जाके आप पाकिस्तान साइबर पावर बन सकता है। लेकिन जो काम के लोग हैं वही मुल्क छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा पीछे? नहीं, और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखें, कंपनीज जो हैं वो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट है, दैट्स एन इकोनॉमिक मॉडल, बट गवर्नमेंट्स का ना, मैं जब देखता हूँ ना, आपने न्यूक्लियर बम बनाया था ना, आपने बाहर से टैलेंट बुलाया था, पैसा दिया था उनको, सारा कुछ दिया था आपने, उनको पैसा दिया था, प्रेस्टीज दी थी आपने, उनको पावर दी थी, एम्पावर किया था आपने, बहुत कुछ दिया था, सच साफ सी बात है। IT वालों को तो यहाँ पर कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। एक IT वाला जाता है गवर्नमेंट में तो वो कहते हैं यार ये तो IT वाले पागल बच्चे आ गए। आज साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी न्यूक्लियर बम की इम्पोर्टेंस थी। फ्यूचर ऑफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पाकिस्तान में आई नो फॉर अ फैक्ट कि जिस हद तक हमारी जो
वॉरफेयर के अंदर, हमारी जो इक्विपमेंट के अंदर जिस लेवल पे आईटी की इंटीग्रेशन हो रही है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट हो रही है। और जितनी ज़्यादा आईटी की इंटीग्रेशन होगी उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ भी आएंगी, उतना ज़्यादा जो है आपको यू नीड द टॉप टैलेंट दैट कैन कम इन एंड दैट कैन क्रिएट द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट फॉर योर कंट्री, एंड दैट इंटरनेट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिक्योरिटी का कोई बेसिस होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर आप वो कर सकते हो। वो होता है ना कि आपका पाकिस्तान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दिनों आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक ये भी हैक हुआ था, कोई पावर ग्रिड भी हैक हुआ था पाकिस्तानी के इलेक्ट्रिक हुआ था आई थिंक, या कुछ कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक था, कुछ कह रहे हैं नहीं ग्लिच वगैरह था। बट आइदर वेज आई मीन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, राइट, कि आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पुराने वक्तों में बलूचिस्तान में बम फाड़ा जाता था तो ग्रिड, नेशनल ग्रिड फैलता था, गिरता था। अब आपको क्या पता कि जी एक आपका एक साइबर अटैक आया और आपका सारा का सारा पूरा शायद मुल्क बंद हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ है? तो मुझे तो नहीं पता कि अगर आज कोई साइबर अटैक आए तो गवर्नमेंट किसको कॉल करेगी, आईटी मिनिस्ट्री किसको कॉल करेगी? वो यही करेगी कि कैन यू हैव यू ट्राइड टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन, वो यही करेगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। देखें, कंपनीज़ ऐसा नहीं है कि है नहीं पाकिस्तान में, अच्छी कंपनीज़ हैं, ब्रिक्स बहुत अच्छी मिसाल है हमारे सामने, बाकी भी कंपनी फॉर एग्जाम्पल ट्रांचुलेस है, ट्रिलियम है, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। आर दे वर्किंग विद द गवर्नमेंट, या वो यही है कि वो रन टाइम पे अगर कुछ होगा तो कॉल जाएगी कि जानी बंदे बुला और देख क्या हो ये सकता तो अब जो उनके मालिक हैं वही बता सकते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जो देखने में आया जब भी ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों ने काम किया उनके साथ, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मैच्योरिटी लेवल क्या है आपकी टीम का, राइट, किस लेवल के अटैक को रोक सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस के बारे में सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। पेगासस आ गया, क्या करोगे? कोई भी स्पाईवेयर आ गया जिसके अंदर एक्सप्लॉइट एम्बेडेड है, क्या करोगे उसके लिए? क्या हम उसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है, जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ, आई मीन ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन जो बग बाउंटी कल्चर है ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है। मैं इसको समझ रहा हूँ, आने वाली यूथ को बर्बाद कर रहा है। वो ऐसे, अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि यार अगर पैसा कमाना ही आपका मकसद है, मैं उसको कहता हूँ फ्रीलांसिंग करो, अमेज़न FBA पे जाओ, ज़िंदगी आपकी आसान होगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा यार मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने बॉस हो। साइबर सिक्योरिटी में आना है, आपने लोगों की बातें भी सुननी है, ठीक है, चाहे पे पहुँचना भी है। काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अपने सीजो बॉसेस से काफ़ी तंग है, तो ये तो है, ठीक है। लेकिन बात कर रहा था बग बाउंटी, आप आ तो जाते हैं इस फील्ड के अंदर, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? इंडिया के नेबर आपके सामने है ना, मैं ब्लैक हेड की बात कर रहा हूँ, कोई पाकिस्तान नहीं पहुँच सका वहाँ तक। इवन मैं भी अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ जब मैं पहुँच सकूँ। उनकी वजह बेसिकली क्या थी, वो लोग कभी इस कल्चर में पढ़े नहीं, और पढ़े भी हैं तो वह काफ़ी कम लोग हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है OSWE, ठीक है, मैं हूँ इंडिया से, मेरा एक दोस्त है बग बाउंटिंग करता है, किसी को नहीं पता कि वो करता है। हमारे यहाँ ये है, बाउंटी करो लिंक्डइन पे डालो, ठीक है, और आपको देखते हुए बाकी बच्चे भी इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, जबकि उनको देखना कहीं और चाहिए था कि यार हमने अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना है, बस वो उस चीज़ की तरफ देख के चल। और दूसरी बात, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी गवर्नमेंट को किस तरीके से मैं बताऊँ कि अपनी यूथ पे फोकस करो। एक बार मैं QBK के एक IT मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था, उनको मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी इस वक्त, मैंने 10 मिनट बोल तो लिया, उनको समझ नहीं है। कॉल मिला के दी, एक वार्ड है KBK में, और वहाँ पे किसी हेड से मेरी बात करी, उनको मैंने अपना सारा प्लान बनाया। मैंने सर अगर हम ये कर लेते हैं ना तो अपने बच्चों का एटलीस्ट हम फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, इनमें सोचने की सलाहियत होगी। क्यों अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते, क्रूड एप्लीकेशन ही बनती है FIP के अंदर ना, यही है। तो हम उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि यार वो दूसरी तरीके से भी सोचने के काबिल बन सके, ठीक है। मैं उनको पूरा प्लान बता दिया। मजा आगे से क्या कहते हैं मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है कि 1 साल बाद अभी कहीं जाके गवर्नमेंट ने मेरी बात मानी है, और जो यहाँ पे स्कूल्स हैं उनके अंदर MIT की जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो विजुअल ब्लॉक्स के ऊपर होती है कि फॉर एग्जांपल आप लिखते हो मूव राइट, तो जो भी पेट है वो आगे जा रहा होता है पीछे जा रहा होता है। कहता और ये भी इतने मुश्किल से हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जो तुम बता रहे हो तो सर के ऊपर से जा रहे तो किसी को समझ भी नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है सर, ओके थैंक यू, खुदा हाफिज़। वहाँ से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार अगर मैं गवर्नमेंट के से रहा कि यार ये लोग कुछ करेंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअल कोशिश करता हूँ, बच्चे को इस तरफ लेके आता हूँ, उनको मजबूर करता हूँ कि यार ये भी एक दुनिया है, बग बाउंटी के अलावा फॉर एग्जांपल OWASP टॉप 10 दुनिया का एंड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो आप लोगों ने सोचनी है सीखनी, उससे कहीं ना कहीं जाके मैं कह सकता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा। इंडियंस में और हमें इतना फ़र्क है इंडियंस में, दुनिया जहाँ की कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट उधर है, फेसबुक उधर है, ठीक है। तो जितने भी अच्छे लोग हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर में दुनिया में, उनको मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके पास वो कंपनीज मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो नहीं है। तो यहाँ पे जो बंदा भी अच्छा होगा
तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है यार इसके बाद क्या, कहाँ जाऊँ, तो उनको बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। राइट। आपने पहले पॉइंट टू ओन कंपटीशन का जिक्र किया था, यू कैन टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट, व्हाट्स दैट? पॉइंट टू ओन कंपटीशन, देखें मैं माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, ठीक है, मैंने फिर डेव टीम को बोला अपडेट करो, विंडोज़ होगी अपडेट होगी बिल्कुल, ठीक है। हैकिंग टीम की मिसाल ले लेते हैं, वो भी ये काम करे, 0 डेज़ ख़रीदता था आगे से और अपने स्पाईवेयर के अंदर इंक्लूड करता था, लेकिन वो 0 डे ख़रीदता था वो विंडोज़ के किसी कंपोनेंट के अंदर था और मेरे डेवलपर्स ने उसको पैच कर दिया, ख़त्म हो गई कहानी, फ़ारिग हो गया, वो चीज़ काम नहीं करेगी। पॉइंट टू कंपटीशन में जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं दुनिया के, एडोबी आपका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, आपका एप्पल हो गया, सिस्को हो गया, ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वहाँ पे रखते हैं अप टू डेट पैच्ड, रिसर्चर्स को बुलाते हैं, ये पढ़े हुए इसको हैक करके दिखाओ। अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि यार वो वहाँ पे पहुँचेंगे, लैपटॉप के सामने बैठेंगे, सर पे उंगलियाँ फेरेंगे, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता। यूजुअली 1 साल का टाइम होता है, 6 महीने 1 साल का टाइम होता है, वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, अपडेटेड वर्जन विंडोज़ उनके पास होती है, जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, चीज़ मिल गई, कंपटीशन का दिन आया, अप टू डेट सिस्टम उनके पास दिया जाएगा, वो नहीं जिनके ऊपर आपने किया है, कंपनी की तरफ से अपने एक्सप्लॉइट्स के ऊपर रन करेंगे, चल गया। दैट मीन्स कि एक लेटेस्ट चीज़, जिस तरह आपने रिसेंटली सुनोगे आईफोन 13 अभी आया था, चाइनीज़ ने हैक करके दिखाया, राइट, ठीक है, टाइनफू कप करके वो एक कंपटीशन है, वो इसलिए बनाया गया था, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया चाइनीज़ रिसर्चर्स को कि पॉइंट वन में नहीं जाओगे, जो भी आपके एक्सप्लॉइट्स हैं गवर्नमेंट को बेचोगे, ठीक है। तो ये है कि वहाँ भी चीज़ें हैक होती है। अब पॉइंट वन कंपटीशन की होता है, ठीक है, एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल वो ZDI ट्रेंड माइक्रो वो ऑर्गेनाइज़ करवाता है, तो ट्रेंड माइक्रो को क्या ज़रूरत पड़ी कि यार उनको बुलाए और उन्हीं से ख़रीदे, एक्सपर्ट अगर सक्सेसफुल चल जाते हैं उनसे वो चीज़ ख़रीद लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे बिज़नेस मॉडल है, ये समझने की बात ये है कि साइबर सिक्योरिटी जस्ट बिज़नेस है, किसी को क्या पड़ी यार कोई हैक हो रहा है कि नहीं, बेसिकली वो बाय करते हैं, डबल या ट्रिपल प्राइस में आगे जो वेंडर है उसको बेचेंगे, ठीक है। और उससे पहले उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं जिनको अपने डिफेंस सिस्टम्स जैसे सिस्टम सिक्योरिटी सॉल्यूशन भेजे होते हैं, उनको पहले से बता देते हैं यार ये बग है, ये सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्लाइंट बेस उनका बढ़ता जाता है, राइट। तो इस तरह की ये चीज़ है। और पॉइंट टू ऑन है, इसके अगेंस्ट टाइफन का पैगस है, तो ये है। तो इन कंपटीशंस का मकसद ये है कि रिसर्चर्स को बजाय इसके कि 0 डे और या ब्लैक हैट मार्केट में इन चीज़ों को बेचने से अच्छा है हमारे साथ काम करो, ठीक है, बाद में पकड़े भी नहीं जाओगे, क्योंकि इसमें ख़तरा है कि आप पकड़े जा सकते हो, आपको पता है फिर सैंक्शंस लगेंगे तो क्या होता है, इसमें कि आप एज अ वाइट हैट काम कर रहे होते हो। Right, makes sense. We're at the 1 hour 11 minute mark, and I'm going to want to wrap this up. But I know that you got into the hospitality industry once upon a time. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि what that experience was. ये रिसर्च है बेसिकली, while I was in Qatar, जिस होटल में मैं रह रहा था, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ये है कि ये तो आपके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है। फॉर एग्जांपल आप रिसेप्शन पे जा रहे होते हो, तो आपसे कहते हैं कि ठीक है कितने दिन के लिए कमरा चाहिए, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा पेमेंट बाय कैश और कार्ड, यूजुअली आप उसको कार्ड देते हो, ठीक है, तो वही पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, एक चीज़ सही होगी। या फॉर एग्जांपल अगर आप आगे कहीं चले जाते हो जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ HR का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, ठीक है, गेस्ट के रूम्स हो गए, इन सब में इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट कहाँ से आएगा? हमारे घरों में तो एक राउटर लगा होता है ना, डेफिनेटली जाहिर सी बात है वहाँ भी एक राउटर की ज़रूरत होगी, लेकिन वो राउटर नहीं होता, वहाँ पे इंटरनेट गेटवे इस्तेमाल होते हैं जो बेसिकली बनाए जाते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, राइट, जो हर कमरे के लिए सेपरेट दे रहे होते हैं आपको और इस तरह की एक्सेस दे रहे होते हैं, राइट, वो कनेक्टेड है आगे राउटर के साथ, उससे पीछे ये वहाँ से बेसिकली अगले उसके एक्सेस पॉइंट्स हैं, आप रूम में जाते हो आपको एक्सेस देते हैं यार वाईफाई ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, HR वाला सिस्टम है वैसे कनेक्टेड है। होटल मैनेजमेंट कैसे ये देख रही होती है कि कौन सा कमरा है, कौन वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, HR के सिस्टम्स कौन से हैं मेरे पास, सिस्टम्स के अंदर हर एक चीज़ मौजूद है, रूम में कौन रह रहा है, ठीक है, कौन सा बंदा है VIP है नहीं है, इंटरनेट पे क्या देख रहा है यहाँ तक वो लोग देख सकते हैं, ठीक है, IP कौन सी असाइंड हुई है उनको, फायरवॉल कैसे कन्फिगर हुआ है, DNS की सेटिंग्स, हर एक चीज़ उसके अंदर। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ जो होटल के अंदर मौजूद है या बाहर से गेस्ट अपने साथ लेके आता है वो उस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने उसको ही हैक कर लिया तो क्या होगा, सब गया पीछे, राइट, ठीक है। तो मैंने समहाउ उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू इट? अपने वाईफाई से घुस के कनेक्ट था उस वक्त मैं उसके साथ, और कुछ वीकनेस मुझे नज़र आई, ठीक है, और उसको एक्सप्लॉइट करते वहाँ पे चला गया। पता ये चला कि ये तकरीबन 600 से ज़्यादा
होटल्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेट से मैं एक्सेस कर पा सकता हूँ अपने लैपटॉप से, एक जगह से एक जगह में बैठा हूँ। आप वहाँ से उठे उस होटल में, उस होटल से आप कनेक्टेड होटल्स में गए? 600 होटल्स थे, जिसके अंदर आपका दुनिया का दूसरा 7 स्टार होटल एमिरेट्स पैलेस भी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, और तो उसका डेटा आपको मिल रहा था, अवेलेबल था? डेटा मिल रहा था, किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। इवन वहाँ पे मुल्कों के सदर मौजूद थे, इंटरेस्टिंग। रॉयल पीपल मौजूद थे। ठीक है, अब ये तो एक है, मैं 600 से ज़्यादा बता रहा हूँ, जिसमें यूरोप में भी आते हैं, एशिया में भी लोग हैं, यूके में ज़्यादा थे, जर्मनी में थे, सऊदी में थे। राइट। तो ये थी, मतलब इट वाज काइंड ऑफ यूनिक बिकॉज 2015 के अंदर साइलेंस कंपनी है, उन्होंने एक डिवाइस के अंदर इस तरह का बग निकाला था, लेकिन दैट वाज अ वेरी सिंपल वन, दैट वाज स्टूपिड। मतलब यार कोई भी वेंडर इतनी ऐसी चीज़ और इतनी क्रिटिकल चीज़ के ऊपर कैसे छोड़ सकता है? ठीक है, तो उन लोगों ने जो चीज़ निकाली थी ऑब्वियसली अमेरिका में यूज़ हो रही थी। मेरी जो चीज़ है उनसे काइंड ऑफ एडवांस है वल्नरेबिलिटीज़ के हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि दैट वाज वेरी इजी टू गेस। दिस वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज कंपनी जो इस चीज़ को बनाया हुआ था, सिक्योरिटी काफ़ी प्रेफरेंस दे रही थी, और जो भी बग्स आते थे उनको काइंडली पैच कर लेते टाइम के ऊपर। मैंने जो निकाला है वो थोड़े से टेढ़े थे, सिंपल थे, लेकिन दूसरी तरीके से मुझे उनको देखना पड़ गया था। तो यही था। फिर उनको टेक क्रंच ने भी अभी ये रिसेंटली पब्लिश किया? हाँ एलिशा, और इसके अलावा बाकी मैं मीडिया कंपनीज़ के साथ लगा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो वेंडर ने उसने तो इनकार कर दिया कि हम इसको पैच नहीं करेंगे, होटल्स वालों को समझ नहीं आती सिक्योरिटी क्या है, तो बाकियों से बात कर रहा हूँ ताकि उन तक ये खबर पहुँच जाए। राइट। तो आपने इसको बेसिकली एसेंशियली पब्लिकली आपने रिलीज़ कर दिया कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, लेकिन मैंने बग्स डिटेल में पब्लिश नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने कर दिए, पैच तो है नहीं, तो दुनिया को तो फिर लोग बैठे हैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने के लिए। राइट, मेक सेंस। अच्छा इत्तेज़ाज़ भाई, मुझे आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द एंड। मुझे एक तो ये बताइएगा, अ क्वेश्चन आई आस्क एवरीवन, यू नो यू आर 28 years old राइट नाउ। इंशाल्लाह आप अभी तो खैर यूके जा रहे हैं, बट यू नो पाकिस्तान से आते जाते रहते हैं। आई नो दैट यू हैव आई थिंक यू हैव फैमिली हियर एज वेल। हाउ डू यू सी पाकिस्तान? यू नो आपका बड़ा मुख्तलिफ लेंस है पाकिस्तान को देखने का, बड़ा डिजिटल किस्म का लेंस है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 30 years फ्रॉम नाउ, इन 2050? समझता हूँ अगर तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने अगर अपनी यूथ के ऊपर काम किया, ठीक है, और देखें डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी मूव कर रहा है और आगे जा रहा है। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 2050 तक तो आई एम श्योर बहुत ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आईटी का रुझान ऊपर जाता जाएगा, साइबर रिस्क उधर ही है, ठीक है। उससे निपटने के लिए हमारे पास ऐसी यूथ होनी चाहिए, ऐसी मैन पावर होनी चाहिए जो इस चीज़ को टैकल कर सके, देख सके, ठीक है, और टाइम के ऊपर डिसीजन ले सके। तो अगर तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर काम किया, ठीक है, इस तरह समझा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ आर नॉनसेंस, पैसे ज़ाया करने वाली बात है, और कई किसी हद तक ये बात ट्रू है, ठीक है। अगर इस रुझान को बदला ना गया तो फिर हो सकता है हम प्रोग्रामर्स बना दें, फ्रीलांसर बना दें, मुल्क की इकॉनमी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन डिफेंस वाइज, साइबर सिक्योरिटी डिफेंस वाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहा हूँ और कर भी रहूँगा कि हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकें। ज़बरदस्त, 100%। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एपिसोड्स टू कीप अप विद, बिकॉज बहुत टेक्निकल उसमें आप थे, और मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, मैं भी ऑलमोस्ट 80-85% तक आपको कवर कर सका था। तो आई डोंट नो कि ऑडियंस का क्या है, बट मैंने इसको जाने दिया ऐसे बिकॉज आई वांटेड, आई फील लाइक कि जो कोर जो बैठा है अपने घर में अपने बेसमेंट में बैठा है इस वक्त, जो है वो हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, पढ़ रहा है सारा, उसके पास कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। जनरली मैं कंटेंट जब होता है तो आई ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर पीपल कि वो इमीडिएटली आ जाए। दिस टाइम अराउंड आई वाज लाइक यार वो जो टेक्निकल वाला आदमी है वो शायद देखे और वो देख के यू नो उससे सीख सके और वो हो सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। यूट्यूब वाले लाइक कर दबाएंगे, एंगेजमेंट भी ज़्यादा लोगों में कन्वर्सेशन पहुंचेगी। फेसबुक वाली टीबीटी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं, सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल। इसी के साथ साथ यहाँ पर इजी पैसा जैज कैश कहीं पर आ रहा होगा जहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इफ यूड लाइक, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like, it's a thought that counts। बट हाँ, एक और हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट की, इट्स कॉल्ड द पाकिस्तान पिवट, जहाँ पर हम डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यू नो फॉर्मर एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड their policies and the thought behind it and what's going on in the world in the larger context. So you can check that out as well. The link is down below. But anyways, this was Muzamil, Hasan. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.